हमारा एक टारगेट था, करीब-करीब उसके पहुँच चुके हैं हम लोग और मैं चाहता हूँ कि हम ज़्यादा टाइम अभी ना लगाएँ और हमारे पास करीब 9000 प्लस लोग हो चुके हैं और मुझे पता है कि विदिन 2-3 मिनट्स के अंदर 10,000 की जो आंकड़ा हमारा जो टारगेट था वो कंप्लीट हो जाएगा। और डेफ़िनेटली जिस तरह से एक पैशन, जिस तरह से हमारा एक माइंड में हम लोग लेके चल रहे थे चीज़ों को, वो उसी तरह से हो रही हैं और डेफ़िनेटली वही होने वाली हैं क्योंकि हमारे मेंटर्स ने जो टारगेट लिया हुआ है इस साल का, वो हमें किसी साल में कंप्लीट करना है। और एक बहुत बड़ा बूस्ट-अप आज हमें मिलने वाला है, जो हमारा एक ब्लॉकचेन के बारे में डिस्कशन होने वाला है, जो लॉन्च होने वाला है। ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, मैं चाहूँगा कि हमारे जो मेंटर्स हैं, अपना जो डिटेल डिस्कस करना है, उससे शुरुआत करें। तो मेरी एडवाइस आ रही है प्रमोद सर, तो आपसे मैं शुरुआत करना चाहूँगा। प्रमोद सर, मेरी वॉइस आ रही है आपको? Yes, sir. Loud and clear. सर, प्रमोद सर, ओवर टू यू। बहुत सारे लोग स्वागत नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं गारंटी है कि Hello. आपको बहुत सारे लोग दिल निकाल के दे चुके हैं आपको। Thank you so much and good morning, all of you. वेरी गुड मॉर्निंग सर। Hey, hi, Pramod. तो So, yeah, I'm sorry. Can you hear me? I'm sorry, like I had a internet problem. That's the reason. Can you hear me? यस। Okay. Hey, thank you, Pramod. So I have joined as a panelist, and I can share the screen because I see a share option available for me. हेलो। ओके, गुड मॉर्निंग आप सभी को। ये हमारा स्टेटमेंट के इतिहास का फर्स्ट वेबिनार है और आज केवल 12 मिनट में ही 10,000 लोग पूरे फुल हो चुके हैं और स्टेटमेंट के साथ साथ ये मिस्टरमेंट का भी ये पहला वेबिनार है और आज हम सब के बीच में ब्लॉकचेन का एक इंफॉर्मेशन जाने वाला है जो जो हम सबको इंतजार था पिछले 2 सालों से। और किसी भी कॉइन या किसी भी इकोसिस्टम, क्रिप्टोकरेंसी के इकोसिस्टम के लिए ब्लॉकचेन बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। और पूरे 2 सालों से लोग इसके बारे में पूछते आए हैं कि सर आपका ब्लॉकचेन कब आएगा? सर आपका ब्लॉकचेन कब आएगा? उसमें किस तरह की ख़ासियत होगी, उसकी यूएसपी क्या होगी, उसकी यूटिलिटी क्या होगी? तो उन सारी चीज़ों पे आज चर्चा होंगी। उसके वैलिडेटर्स कैसे होंगे? उसके डेलीगेटर्स कैसे बनेंगे? उसके क्या बेनिफिट्स होंगे? कितनी उसकी टीपीएस होगी? इन सारी चीज़ों पे चर्चा होगी और ब्लॉकचेन के ऊपर किसी भी क्रिप्टो करेंसी या कॉइन या टोकन का जो इकोसिस्टम होता है उसके लिए ब्लॉकचेन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिर चाहे वो अ, डिसेंट्रलाइजेशन के ध्यान में रखते हुए बोले या सिक्योरिटी के मद्देनज़र रखते हुए बोले या चाहे ट्रांसपेरेंसी हो या ऑटोमेशन हो या फिर ओनरशिप एंड ट्रस्ट की बात हो या फिर स्केलेबिलिटी हो या यूटिलिटी की बात हो या फिर किसी भी प्रोजेक्ट के साथ हम इंटीग्रेशन कर सकें या उनके साथ एक समन्वय, एक सामंजस्य बैठा सके उसके ऊपर बात हो। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपका ब्लॉकचेन बहुत इम्पोर्टेंट होता है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि आपके स्केल को भी बढ़ाता है, आपके प्रोजेक्ट की स्केलेबिलिटी को भी बढ़ाता है। तो आज हम सब सुनने के लिए आए हुए हैं राहुल सर को। मैं चाहता हूँ कि आप सभी बहुत ध्यान से जहाँ भी बैठे हुए होंगे, बहुत ध्यान से अगर पेन पेज ले सकते हैं तो वो नोट कर लीजिए और बहुत ही ध्यान से इस पूरे सिस्टम को समझिए कि हर बार की तरह जब भी इन्वेस्टमेंट कोई भी चीज़ लेकर के आता है, तो वो सबसे पहला ऑफर अपनी कम्युनिटी को देता है। सबसे पहला मौका अपनी कम्युनिटी को देता है उन लोगों को, जो खास तौर पे अपने इकोसिस्टम में हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो इस प्रोजेक्ट पे सालों से भरोसा रखे हुए हैं। तो इसकी लॉन्चिंग आप सभी को मालूम है कि 26 जनवरी को है, लेकिन हमेशा की तरह 6 दिन पहले आज आप सबको मौका और पहला इन्फॉर्मेशन आपके पास जानना है क्योंकि हम सब एक समय से हम सब साथ में काम कर रहे हैं। तो थैंक यू, मैं बस इतना ही चाहूँगा कि आज हम सभी ध्यान से सुनें और इस ब्लॉकचेन का स्वागत करें। थैंक यू सर, आपने थोड़ा इनिशियल फीडबैक हमें दिया और हमारे साथ में हैं वीरेश सर। मैं चाहूँगा वीरेश सर आपके 2 शब्दों फिर हम राहुल सर को बुलाएँ। वीरेश सर, मेरी आवाज़ आ रही है? शायद
धीरेश सर अभी टेक्निकली किसी कारण से इन नहीं हो पाए हैं। तो मैं चाहूँगा कि अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के पूरे इसमें, और डायरेक्टली हम राहुल सर से डिस्कस। राहुल सर मेरी वॉइस आ रही है तो आप कंटिन्यू करें, उसकी 10:15 हो चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि आपको टाइम लगेगा उसमें। तो राहुल सर मेरी वॉइस आ रही है आपको? हेलो हेलो। या राहुल सर वॉइस आ रही है मेरी? यस, आ रही है आपकी वॉइस। यस यस। सो राहुल सर का हम शानदार स्वागत करने वाले हैं। हमारे 10,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं, कुछ वेटिंग में हैं। तो मोस्ट वेलकम सर आपका। और मैं चाहूँगा कि आज हम लोगों को जो एक इंतजार था, उसका एक शानदार नजरिया हमें एक देखने को मिले आज, और मिलेगा भी डेफिनेटली। तो ओवर टू यू सर। जी राइट। Thank you so much, Raisi, for वेलकम सर। inviting me. Good morning, everyone. Good morning, Mr. Mid entire family. And सबसे पहले तो thank you everyone for joining this session. जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, आज के सेशन का एजेंडा कहीं ना कहीं हमारे ब्लॉकचेन प्रोग्राम को लेते हुए है। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले चाहूँगा कि जो भी इंस्ट्रूमेंट फैमिली में जितने भी लोग हैं जिन्होंने आज इंस्ट्रूमेंट इकोसिस्टम तक यहाँ तक पहुँचा है, तो उनके लिए आज सभी को मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे और मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, क्योंकि आज अगर इंस्ट्रूमेंट इकोसिस्टम यहाँ तक पहुँचा है तो वो आप सबकी वजह तक पहुँचा है। आप लोगों की मेहनत, आप लोगों के एफर्ट्स, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का विश्वास के साथ हम लोग आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो आप सभी को दिल से सैल्यूट, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि किसी भी इकोसिस्टम को बनाने के लिए, किसी भी कंपनी को खड़ा करने के लिए कम्युनिटी का होना बहुत जरूरी है। कम्युनिटी अगर नहीं है तो उस कंपनी की कोई पहचान नहीं, कोई वैल्यू नहीं। तो आज हमें ये प्राउड मोमेंट से हम बोल सकते हैं कि आज मिस्टरमेंट की कम्युनिटी जिस तरीके से काम कर रही है, तो वो हर किसी कंपनी के पास नहीं होती है। तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मिस्टरमेंट इकोसिस्टम के पास वो कम्युनिटी है, जिसके कारण आज हम पिछले 3 साल 4 साल का सफर हमने जो तय किया और हमने जो अचीवमेंट हासिल किया है, जो माइलस्टोन अचीव किए हैं, उसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो एक बार दिल से बहुत बहुत स्वागत आप सभी का, और थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट इकोसिस्टम के बारे में, और इंस्ट्रूमेंट इकोसिस्टम का जो सबसे बड़ा यूज केस है या सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट बोल सकते हो, जो एक इंस्ट्रूमेंट इकोसिस्टम को और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएगा, वो है इंस्ट्रूमेंट का खुद का ब्लॉकचेन। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हर एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं किसी ब्लॉकचेन पर बेस्ड होता है। बिटकॉइन की जब शुरुआत हुई थी तो बिटकॉइन ने अपना खुद का ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस किया था, और उसके बाद कई सारे क्रिप्टो कंपनीज मार्केट में आए, उन्होंने अपने ब्लॉकचेन को लेके आए और एक अच्छी पॉपुलैरिटी गेन की, एक अच्छा रिवॉल्यूशन क्रिएट किया इस इंडस्ट्री में। तो हमारा भी विजन वही था, जब भी हमने इंस्ट्रूमेंट की शुरुआत की थी, हमारा विजन यही था कि हम भी इस इंडस्ट्री में जहाँ पे हमारा खुद का ब्लॉकचेन हो और मार्केट में एक नया रिवॉल्यूशन खड़ा करे, एक नया क्रिएट करे, जिससे हम इंडिया खासकर, क्योंकि देखा होगा अभी तक जितने भी जो मेजर ब्लॉकचेन है कहीं ना कहीं बाहर से हैं, आउट ऑफ इंडिया से हैं। आप बिटकॉइन की बात करोगे, इथेरियम की बात करोगे, सोलाना की बात करोगे, जितने भी ब्लॉकचेन अभी तक मार्केट में आए हैं, पॉलीगन को छोड़ के, क्योंकि पॉलीगन आपको इंडिया से है, उसको छोड़ के जितने भी ब्लॉकचेन आए हैं कहीं ना कहीं बाहर से हैं, और उन ब्लॉकचेन ने एक अच्छा नाम कमाया है, एक अच्छी पहचान बनाई है। बट मैं चाहता हूँ, क्योंकि इंडिया के पास एक बहुत बड़ा टैलेंट है, इंडिया एक बहुत विकासशील और विकसित देश है, तो इंडिया के पास जब जो पावर है, वो पावर पूरे देश में दिखना चाहिए। आपने देखा होगा कई सारी इंडस्ट्रीज में इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, जैसे यूपीआई एक अच्छा इनोवेशन था जो इंडिया ने इनोवेट किया, और आज पूरे वर्ल्ड में उसकी चर्चा है, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो चुका है, अदर कंट्रीज उसको फॉलो कर रही है। सेम हम चाहते हैं कि ब्लॉकचेन और क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी मिस्टरमेंट एक ऐसा बेंचमार्क खड़ा करे, एक ऐसा लैंडमार्क बनाए जिससे वर्ल्ड में इसकी पहचान मिले,
इंडिया को पहचान मिले, मिस्टरमेंट को पहचान मिले, और हम सब कम्युनिटी जितने भी मिस्टरमेंट फैमिली है, हम सबको पहचान मिले। हम जिस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस इंडिया को हमने वर्ल्ड लेवल पहचान दिलाई है। तो उसी विजन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और पिछले 3 साल से काम करते आए हैं। आज हम ब्लॉकचेन के बारे में बात कर रहे हैं। इस ब्लॉकचेन पे हम लोग काफी समय से वर्क कर रहे थे, और ये मान के चलो कि 2025, मैं मानूंगा कि 2025 जो साल है वो क्रिप्टो का साल है। ये क्रिप्टो का साल है। इस साल में कहीं ना कहीं हम बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे कि 2025 जब आएगा तो बहुत सारी चीजें बदलने वाली हैं। इसीलिए हमने 2025 को टारगेट किया था कि हमारे ब्लॉकचेन को हम लॉन्च करेंगे। तो आज हम ब्लॉकचेन के बारे में बात करने से पहले मैं एक बार और थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि मैं अपने जो भी मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है, मैं उसको आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूँ। तो होप आप सभी लोग रेडी होंगे। और हाँ, एक और चीज, आप सभी लोगों ने जस्ट ज्वाइन किया है, मैं चाहूंगा कि आप आने वाला 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा, आप लोग फुली फोकस्ड होके यहाँ पे पूरा फोकस्ड होके सुने, क्योंकि ये 1 घंटा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ, ये 1 घंटा आप सबकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने वाला है। इस 1 घंटे में जो चीजें आप जानोगे मिस्टरमेंट के बारे में, आपको ये तो यकीन हो जाएगा कि हम आज किस स्टेज पे हैं और हम फ्यूचर में क्या रिवॉल्यूशन लाएंगे। तो ये सिर्फ 1 घंटा मुझे आप लोगों का चाहिए। ये 1 घंटा आप सारे काम छोड़ के, सभी चीजें को अभी साइड में रखते हुए, आप फुली फोकस, आप इस मीटिंग पे ध्यान दो, इस सेशन पे ध्यान दो। जो भी चीजें बताने वाला हूँ वो आप प्रॉपर उसको ध्यान दो। ये मैं दावा करता हूँ कि इस 1 घंटे के बाद आपके अंदर वो आप चीज समझ पाओगे, वो आप मिस्टरमेंट के विजन से रिलेट कर पाओगे कि जो हम स्टार्टिंग से लेके चलते आए हैं। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। अपूर्व, अगर आप इस मीटिंग में हो तो आप जो प्रेजेंटेशन है उसको आप स्क्रीन शेयर करके आप प्रेजेंट कीजिए। ठीक है अपूर्व, मुझे आपकी स्क्रीन दिख रही है। आप इसको स्टार्ट से स्टार्ट करो, हम लोग स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है अपूर्व, ये स्टार्ट से है। अपूर्व, आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। अपूर्व, मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप? चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग में। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं, हम चूंकि ब्लॉकचेन को लॉन्च कर रहे हैं तो हम एक ब्लॉकचेन का हिस्ट्री जानना चाहेंगे कि ब्लॉकचेन की शुरुआत कैसे हुई, ब्लॉकचेन का एवोल्यूशन कैसे हुआ, किस किस टाइप के ब्लॉकचेन मार्केट में आए, कौन कौन से जनरेशन मार्केट में ब्लॉकचेन। उसके बाद हम बात करेंगे कि ब्लॉकचेन जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है या जिस मैकेनिज्म पे काम करता है, तो मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा सा डीप हम जानेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मिस्टरमेंट ब्लॉकचेन का, जो हमारा मिस्टरमेंट ब्लॉकचेन है उसके बारे में बात करेंगे। देन हम बात करेंगे कि हमारा मिस्टरमेंट ब्लॉकचेन का टारगेट डोमेन इम्पैक्ट क्या है, कहाँ पे ये प्रेजेंट होने वाला है, या हमारे टारगेट ऑडियंस क्या है। उसके बाद हम कुछ और भी मिस्टरमेंट ब्लॉकचेन के बारे में बात करेंगे। देन हमारा जो एक फाइनल जो मिस्टरमेंट ब्लॉकचेन प्रोग्राम है, जो वैलिडेटर प्रोग्राम है, जो हम 26 तारीख को लॉन्च करने वाले हैं, तो उस प्रोग्राम के बारे में भी हम आज बात करेंगे कि वो प्रोग्राम क्या है, कैसे आप उस प्रोग्राम में पार्ट लेके, या कोई भी पूरे वर्ल्ड में कोई भी अगर मिस्टरमेंट ब्लॉकचेन के पार्ट का हिस्सा बनना चाहता है तो कैसे वो पार्ट का हिस्सा बन के उस प्रोग्राम का एडवांटेज ले सकता है, उस प्रोग्राम में अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। तो हम ये सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट किया जाए।
ठीक है। तो जैसा आप लोग को सभी को पता है कि इंटरनेट की इंडस्ट्री में जब इंटरनेट आया था मार्केट में, तो इंटरनेट का पहला तो ठीक है, वेब पॉइंट वो मैंने हर इवेंट्स में ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, मैं एक बार आपस से रिपीट कर देता हूँ कि जब इंटरनेट का फर्स्ट वर्जन आया था तो इंटरनेट पे हम सिर्फ और सिर्फ जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको रीड कर पाते, हमारे पास तब सोशल मीडिया नहीं हुआ करते थे कि हम हमारे जो कंटेंट है उसको हम पोस्ट कर पाए, उसको राइट कर पाए, वो एक्सेस हमारे पास तब नहीं था। तब सिर्फ न्यूज़ वेबसाइट चलती थी या इंफॉर्मेटिव वेबसाइट, जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट अपनी इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते थे। वो इंटरनेट का पहला वर्जन था। उसके बाद क्योंकि टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है, कुछ समय बाद इंटरनेट का सेकंड वर्जन आया, जहाँ पे हमें आज़ादी मिली कि हम अपना खुद का कंटेंट भी वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, कंटेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे आज हम लोग आज की डेट में जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है या जितने भी इंटरनेट की वेबसाइट है जहाँ पे हम साइन अप करते हैं या हम कोई भी सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट पोस्ट करते हैं, तो ये सब इंटरनेट वर्जन 2 में आता है, वेब 2.0 में आता है, जहाँ पे हम अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे है उसको रीड करने के साथ साथ हम राइट करने की परमिशन भी हमको, हम वहाँ पे अपना कंटेंट अपलोड कर सकते हैं। देन इसके बाद कुछ समय बाद और टेक्नोलॉजी इनोवेट हुई और वेब 3.0 आया। वेब 3.0 और ब्लॉकचेन की बात करते हैं तो वेब 3.0 जो टर्मिनोलॉजी है वो ब्लॉकचेन से ही रिलेटेड है। वेब 3.0 ने हमें हटा के हमको डिसेंट्रलाइज की तरफ रुख किया कि जो अभी तक पावर सिर्फ एक सेंट्रलाइज कम्युनिटी, सेंट्रलाइज एंटिटी या सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन या सेंट्रलाइज एंटिटी के पास था, वो ना होते हुए उस पावर को, उस कंट्रोल को डिसेंट्रलाइज तरीके से, डिस्ट्रीब्यूट तरीके से उसको मैनेज किया गया। और वो इस टेक्नोलॉजी की यूएसपी बनी कि इस पूरे सिस्टम को, जितने भी अभी तक सेंट्रलाइज सिस्टम चल रहे थे, इन सभी सेंट्रलाइज सिस्टम को अब डिसेंट्रलाइज तरीके से ऑपरेट किया जा रहा है वेब 3.0 में। तो ये वेब 3.0 जब आया तो इसी के साथ ब्लॉकचेन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट स्लाइड। राय जी एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज सभी को आ रही है, प्रॉपर आ रही है? एकदम वाइड क्लियर है सर, प्रॉपर दिख रहा, कोई इशू नहीं, परफेक्ट है, लाउड एंड क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ठीक है, स्टार्ट की, नेक्स्ट कीजिए। ठीक, ब्लॉकचेन तो सबको पता है। मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि हमारी कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं आज वो कहीं ना कहीं इतनी ट्रेनिंग्स हुए हैं, इतने इवेंट्स हुए हैं, इतने जूम सेमिनार होते हैं जहाँ पे सभी सर लोग आते हैं, प्रॉपर सेशन लेते हैं प्रॉपर ब्लॉकचेन के बारे में, क्रिप्टो के बारे में। तो आई बिलीव कि यहाँ पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन और क्रिप्टो को अंडरस्टैंड करते हैं, इसकी बेसिक डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं। मैं बस इसको थोड़ा सा ऐसी सिंपल वर्ड में बोलना चाहूंगा कि ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इस ब्लॉकचेन से पहले जो डेटा स्टोर होता था किसी भी डेटाबेस में, वो कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज तरीके से स्टोर होता था। बस ब्लॉकचेन ने क्या किया किया उस डेटा को डिसेंट्रलाइज तरीके से स्टोर किया। ये भी एक डेटाबेस की तरह काम करता है, यहाँ पे भी रिकॉर्ड स्टोर होते हैं बस, लेकिन डिफरेंस क्या है बाकी डेटाबेस और इसमें, ये डिसेंट्रलाइज तरीके से ऑपरेट होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पे काम करता है। इस पे कोई भी जो डेटा है वो एक सेंट्रलाइज सर्वर पे स्टोर ना होते हुए अलग अलग नोड्स होते हैं, उन नोड में ये डेटा स्टोर होता है। और पूरी एक नोड की कॉपी, एक डेटाबेस की जो कॉपी होती है वो मल्टीपल, एक नेटवर्क में जुड़े हुए मल्टीपल नोड्स पे स्टोर रहती है। तो कभी इनकेस कोई भी नोड में या कोई डेटा अगर लॉस हो जाता है तो डेटा कभी भी लॉस नहीं होगा। ब्लॉकचेन का जो बोलते हैं इम्यूटेबल है, या जो लॉस नहीं होता, परमानेंट स्टोर होता है। उसका रीजन यही है कि सपोज करो अगर सेंट्रलाइज कोई डेटाबेस है, वहां पे अगर कोई आपने सर्वर है उस पर डेटा स्टोर किया और वो सर्वर क्रैश हो गया या सर्वर में हार्ड डिस्क का प्रॉब्लम हो गया, वट जो भी रीजन से, तो क्या होगा ना, वो डेटा लॉस हो जाता है। जैसे आपके फोन में कोई डेटा होता है, आपका फोन अगर लॉस हो गया, आपके फोन क्रैश हो गया, आपके फोन, तो क्या होता है ना कि आपका डेटा लॉस हो जाता है। लेकिन ब्लॉकचेन में जो डेटा स्टोर किया जाता है वो अलग अलग नोड की कॉपीज में स्टोर रहता है। तो अगर एक नोड का अगर क्रैश होता भी, एक नोड में कोई चैलेंज आता भी है, तो सेम कॉपी कई सारे नोड्स में रहती है, वहां से आप ऑटोमेटिकली उसको डेटा को सिंक कर सकते हो। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो ब्लॉकचेन पे जो डेटा है, जो रिकॉर्ड स्टोर हो रहे हैं, ये परमानेंट स्टोर होते हैं, ये कभी भी डिलीट या लॉस नहीं होते। तो यही खासियत है, ब्लॉकचेन को सिक्योर माना जाता है क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करता है। यहाँ पे जितने भी लोग, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटी वहाँ पे ऑपरेट होती है, उनको कोई एक सेंट्रलाइज कंट्रोल ना करते हुए उस नेटवर्क में जुड़े हुए जो लोग होते हैं वही उसको वैलिडेट करते हैं, जिससे जो सिक्योरिटी है कि इसमें मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है, इसीलिए इसको सिक्योर बोला जाता है। ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंट क्यों है, क्योंकि इसका देखोगे ब्लॉकचेन पे जो भी डेटा स्टोर होता है वो पब्लिकली अवेलेबल होता है। आप एक्सप्लोरर पे जाके आप पूरा डेटा, आप स्टार्टिंग से जब से वो नेटवर्क क्रिएट हुआ है उससे लेके एंड तक आप उस डेटा को
देख सकते हैं, पब्लिकली देख सकते हैं, तो इसलिए इसको ट्रांसपेरेंट बोला जाता है। तो ये कुछ यूएसपी है ब्लॉकचेन की, इसीलिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा पॉपुलर हुआ आज की डेट में, क्योंकि इससे पहले भी कई सारी टेक्नोलॉजी आई थी मार्केट में, लेकिन ब्लॉकचेन को जो पॉपुलैरिटी मिली वो अभी तक कोई टेक्नोलॉजी को नहीं मिली है। कि आप देखोगे गवर्नमेंट लेवल तक लोग इतना एक्साइटेड हैं, लोग इतना काम कर रहे हैं, यूएस गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, आजकल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर डेवलप हो रहे हैं। यूरोपीय इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। तो कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी की जो यूएसपी थी, पावर थी, वो हम सबको देखने को मिल रही है आज। नेक्स्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ब्लॉकचेन का इवोल्यूशन, मतलब जब ब्लॉकचेन आया, कैसे आया और किस किस फेसेस में आया, ब्लॉकचेन की शुरुआत में क्या था, बाद में क्या क्या अपडेशन हुए। तो हम बात करेंगे कि फर्स्ट जनरेशन, जब ब्लॉकचेन का फर्स्ट जनरेशन आया था, तो जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि ब्लॉकचेन का फर्स्ट यूज केस क्रिप्टोकरेंसी, ठीक है, बिटकॉइन। जब बिटकॉइन आया था 2009 में पहला, तो ये ब्लॉकचेन का फर्स्ट जनरेशन है, जहाँ पे बिटकॉइन की स्टार्टिंग हुई थी 2009 में। ठीक है, ब्लॉकचेन प्रूफ ऑफ वर्क, एक हर एक ब्लॉकचेन में एक कंसेंसस एक मैकेनिज्म काम करता है। ये क्या होता है हम आगे बात करेंगे। तो जो पीओडब्ल्यूपी एक कंसेंसस एल्गोरिथम्स का एक पार्ट है, उसका एक टाइप है। तो जब बिटकॉइन ब्लॉकचेन को लाया गया था तो प्रूफ ऑफ वर्क पे लाया गया, उसको आज भी करता है। इसके बाद थोड़े इनोवेशन हुए, ब्लॉकचेन का सेकंड जनरेशन आया, ब्लॉकचेन 2.0, जिसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को इनोवेट किया गया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्सेप्ट लाया गया। इथेरियम ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 2015 में, सेकंड जनरेशन आया, इथेरियम की शुरुआत हुई। और इथेरियम ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लाते हुए लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दी कि आप भी, जैसे बिटकॉइन एक कॉइन है, ऐसे आप भी अपना खुद का कॉइन लॉन्च कर सकते हो, खुद का कॉइन बना सकते हो, खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकते हो, खुद की डेप एप्लीकेशंस को आप डिप्लॉय करके रन कर सकते हो। आपके पास जितने भी वेब 2 सॉल्यूशन चल रहे हैं, आप उसको वेब 3 में कन्वर्ट करके आप उसको रन कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं इथेरियम ने आप हम जैसे लोगों को, हम जैसे यूजर को, हम जैसे लेमैन को अपॉर्चुनिटी दी कि आप भी अपने वेब 2 प्लेटफॉर्म को डिसेंट्रलाइज तरीके से ऑपरेट कर सकते हो। ये इथेरियम ने हमने प्रोवाइड किया सेकंड जनरेशन में। इसके और ये जो सेकंड जनरेशन का जो ब्लॉकचेन 2.0 है, ये इसमें नया मैकेनिज्म ऐड किया गया, प्रूफ ऑफ स्टैक। तो प्रूफ ऑफ स्टैक क्या है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट। इसके बाद और टेक्नोलॉजी अपडेट हुई, तो कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन का थर्ड जनरेशन आया। ठीक है, जो भी ऑपरेट कर रहा है थोड़ा सा एक्टिव रहो, जब भी मैं बोल लूँ आपको थोड़ा फास्ट ऑपरेट करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो ब्लॉकचेन का नया जनरेशन आया, थर्ड जनरेशन आया। इसमें क्या किया गया कि जितने भी जो ब्लॉकचेन बनाए गए थे, जैसे इथेरियम था, उनको और ज्यादा अपग्रेड किया गया, स्केल किया गया, उनकी फंक्शनैलिटी को और ज्यादा सिक्योर बनाया गया, स्केल किया गया, उनकी एफिशिएंट बनाया गया, उसको फास्ट किया गया। आपने देखा होगा जब बिटकॉइन आया था तो बिटकॉइन के ट्रांजेक्शंस को अप्रूव होने में बहुत समय लगता था और गैस फी भी बहुत हाई थी। ठीक है, इथेरियम आया, इथेरियम ने उस चैलेंज को थोड़ा सा कम किया। इथेरियम में जो ट्रांजेक्शंस होते थे वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्पीड कम हुई, उनमें थोड़ा स्पीड फास्ट हो गई, थोड़े कम समय में वो वेरीफाई होने लगे, उसमें गैस फी भी थोड़ी सी कम हो गई थी। बट आज आप जो देखते हो जितने भी ब्लॉकचेन काम कर रहे हैं, उनकी गैस फी और ज्यादा कम हो चुकी है, और भी जो टाइम है वो और रिड्यूस हो गया है। तो ब्लॉकचेन जो 3.0, जितने भी जो ब्लॉकचेन अभी रन हो रहे हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूं, पोल्का डोट है, कार्डेनो है, सोलाना है, पॉलीगन है, ये जो ब्लॉकचेन है, ये ब्लॉकचेन थर्ड जनरेशन में आते हैं। इनमें टेक्नोलॉजी को अपडेट किया गया, स्पीड बढ़ाई गई, इफिशियंसी बढ़ाई गई। तो कई सारे अपडेशन हुए जो कहीं ना कहीं ये भी, जितने भी ब्लॉकचेन थर्ड जनरेशन के ब्लॉकचेन है, ये भी कहीं ना कहीं जिस कंसेंसस मैकेनिज्म में काम कर रहे हैं वो भी प्रूफ ऑफ स्टैक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आया, जो फ्यूचर है, अभी जो मार्केट में बिल्कुल नया है, मतलब बोल सकते हो कि फ्यूचर का आने वाला जनरेशन है, ब्लॉकचेन 4.0। तो ब्लॉकचेन 4.0, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कम्युनिटी बेस्ड कोलैबोरेटिव ब्लॉकचेन बनाया गया है इसको, इसमें गवर्नेंस का फीचर डाला गया है। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है, ये जो ब्लॉकचेन है, ये मेजरली यूज किया जाता है जितने भी रियल वर्ल्ड यूज केसेस हैं वहां पे, उन सॉल्यूशंस में इस ब्लॉकचेन को यूज किया जाता है। आपने देखा होगा गेमिंग इंडस्ट्री है, सप्लाई इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर है, गवर्नेंस है, आइडेंटिटी मैनेजमेंट है, एआई का इंटीग्रेशन है, आईओटी है, बिग डेटा,
जितने भी ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये इंडस्ट्रीज जितनी भी रियल वर्ल्ड इंडस्ट्री को रिलेट करते हैं, इनमें जो भी सॉल्यूशंस बन रहे हैं वेब3 में या ब्लॉकचेन में, वो कहीं ना कहीं आज की डेट में ब्लॉकचेन 0.4 जनरेशन को यूज कर रहे हैं। और इसमें जो मैकेनिज्म काम करता है वो काम करता है DPoS, डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक। थर्ड टाइप है, क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अभी। और आप देखोगे कि मिस्टरमेंट ब्लॉकचेन इसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। फ्यूचर का जो ब्लॉकचेन 4.0 जनरेशन है, इस जनरेशन को यूज करते हुए हम लोग ब्लॉकचेन को डेवलप कर रहे हैं, वो अपना मिस्टरमेंट ब्लॉकचेन है। नेक्स्ट, ठीक है, हम बात करते हैं। आपने सुना होगा जब भी ब्लॉकचेन की बात होती है तो लेयर 1 लेयर 2 का बहुत एग्जांपल लिया जाता है, बहुत नाम लिया जाता है कि भाई ये लेयर 1 ब्लॉकचेन है, ये लेयर 2 ब्लॉकचेन है। तो एक थोड़ा समझते हैं कि लेयर 1 लेयर 2 में डिफरेंस क्या होता है। लेयर 1 ब्लॉकचेन ऐसे ब्लॉकचेन जो कोर ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल पे काम करते हैं। कोर ब्लॉकचेन से मतलब मेरा है कि जो स्क्रैच से बनाया गया, जैसे बिटकॉइन का ब्लॉकचेन है वो स्क्रैच से बनाया है, ठीक है। इथेरियम का ब्लॉकचेन है वो स्क्रैच से बनाया गया, ठीक है। तो जितने भी जो ब्लॉकचेन हैं जो कहीं ना कहीं स्क्रैच से क्रिएट किए गए, जिनको खुद क्रिएट किया गया है, जिनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग बात करूं या जिनकी एल्गोरिथम्स की बात करूं, वो सब स्टार्टिंग से खुद से क्रिएट की गई है स्क्रैच से। ऐसे ब्लॉकचेन को हम बोलते हैं लेयर 1 ब्लॉकचेन, ठीक है। लेयर 2 ब्लॉकचेन क्या है? लेयर 2 ब्लॉकचेन का मतलब है कि जो ब्लॉकचेन थे, इन्हीं ब्लॉकचेन को यूज करते हुए इनमें हमने थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का इनोवेशन किया, हमने इनके कोड को थोड़ा सा अपग्रेड किया और एक नए ब्लॉकचेन के नाम के साथ में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया। फॉर एग्जांपल, जैसे इथेरियम ब्लॉकचेन लेयर 1 में आता है, बाइनेंस ब्लॉकचेन आया था। तो बाइनेंस ने क्या किया था कि इथेरियम 1 ब्लॉकचेन को कॉपी करके, क्लोन करके उसके, क्योंकि ये जो ब्लॉकचेन होती है लेयर 1, ये पब्लिकली कोड ओपन होते हैं, ये ओपन सोर्स बोला जाता है। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि इनके कोड पब्लिकली एक्सेसिबल होते हैं। कोई भी आज इथेरियम का जो ब्लॉकचेन का जो कोड है, वो सोर्स कोड है, वो आप अपने सिस्टम पे आप कॉपी कर सकते हो और उसमें आप जो भी चेंजेस चाहो आप कर सकते हो, अगर आपको टेक्निकल नॉलेज रखते हो। तो जितने भी जो लेयर 2 के ब्लॉकचेन थी, जैसे बाइनेंस स्मार्ट चेन है, पॉलीगन है, इन्होंने क्या किया था कि इथेरियम ब्लॉकचेन को इन्होंने क्लोन लिया था, उसमें कुछ चेंजेस किए इन्होंने उसमें, और चेंजेस करने के बाद नया एक नाम देके और उसको इंट्रोड्यूस किया, जिसको आप जैसे बाइनेंस स्मार्ट चेन है, पॉलीगन है, सारे सोलाना है, कई सारे जो ब्लॉकचेन है, ये कहीं ना कहीं लेयर 2 पे काम कर रहे हैं। और लेयर 2 और लेयर 1 में सिंपल सा डिफरेंस है। लेयर 1 जो स्पेसिफिक ब्लॉकचेन क्रिएट कर रहे हैं, लेयर 2 ब्लॉकचेन जो कहीं ना कहीं लेयर 1 ब्लॉकचेन को कॉपी करके उनमें कुछ चेंजेस किए गए हैं और देन उनको लाइव किया गया है, वो लेयर 2 ब्लॉकचेन है। सर सर शायद वो स्क्रीन गायब हो गया है। ओके, अपूर्व एक बार चेक करो क्या इशू है। वापस से शेयर स्क्रीन कीजिए। ये सपोर्ट आपकी स्क्रीन विजुअल है, ठीक है। तो ये हमने आज समझा लेयर 1 लेयर 2 ब्लॉकचेन के बारे में। ठीक है, हम हमने देखा अभी हर ब्लॉकचेन में कहीं ना कहीं एक टर्मिनोलॉजी आई थी, कंसेंसस मैकेनिज्म। तो ये कंसेंसस मैकेनिज्म होता क्या है, हम एक बेसिक समझते हैं इसको। ये मैं आप लोगों को क्यों समझा रहा हूँ कि इंस्ट्रूमेंट ब्लॉकचेन में हमने क्या नया लेके आए, हमने क्यों इसको फ्यूचर 4.0 ब्लॉकचेन जनरेशन 4.0 का नाम दे रहे हैं। तो इस चीज को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाह रहा हूँ। ये टर्मिनोलॉजी अगर आप समझ पाओगे तो आप रिलेट कर पाओगे कि जो मिस्टर ब्लॉकचेन में हम कितना एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, हमने क्या हमारा इनोवेटिव हमने यूज किया है इसमें। क्योंकि अगर हमने इतने टाइम से ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं और मार्केट में हम अगर कोई नई चीज लेके आ रहे हैं, तो उसमें तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होना चाहिए, उसकी यूएसपी होनी चाहिए, या मार्केट में जितने भी ब्लॉकचेन है उनसे हम हमारे मिस्टर ब्लॉकचेन में डिफरेंट क्या है।
तो इस चीज को समझने के लिए मैं थोड़ा सा बेसिक आपको समझा रहा हूँ। तो कंसिस्टेंट मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है कि आपने देखा होगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। बैंक का एक एग्जांपल लेता हूँ। बैंक जितनी भी चलती हैं, बैंक में जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं, आप किसी को रुपया भेजते हो या आप यूएस डॉलर भेजते हो, जो भी अमाउंट आप भेजते हो अलग अलग बैंक में, तो क्या होता है ना कि आपने जो ट्रांजेक्शंस किया, आपने पैसा एक यूजर को भेजा, वेरीफाई करने के लिए बैंक की एक सेंट्रलाइज टीम होती है जो उन ट्रांजेक्शंस को वेरीफाई करती है। ठीक है, लेकिन ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में कोई सेंट्रलाइज टीम नहीं होती है। तो ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में कौन होते हैं? ब्लॉकचेन इंडस्ट्री में उस नेटवर्क से जुड़े हुए लोग होते हैं, नोड होते हैं। ठीक है, जो ब्लॉकचेन पे होने वाले ट्रांजेक्शंस को क्या करते हैं? वेरीफाई करते हैं, वैलिडेट करते हैं। ठीक है, तो ये वैलिडेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं कंसेंसस मैकेनिज्म। कि वैलिडेशन की प्रोसेस अलग अलग तरीके से होती है। जैसे कितने टाइप के मैकेनिज्म होते हैं, तो मैं बात करूंगा आज की डेट में। अभी तक 3 टाइप के मैकेनिज्म मार्केट में आए हैं ब्लॉकचेन की हिस्ट्री में। पहला था प्रूफ ऑफ वर्क, सेकंड है प्रूफ ऑफ स्टेक, थर्ड है डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ वर्क बेसिकली क्या है कि आपने देखा होगा जब पहला ब्लॉकचेन आया था बिटकॉइन, तो बिटकॉइन की जो मैकेनिज्म था वो प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता है। प्रूफ ऑफ वर्क प्रूफ ऑफ वर्क में क्या होता है कि प्रूफ ऑफ वर्क में अगर आपको वैलिडेट करना है, तो कोई भी उसमें पार्ट ले सकता है। बस आपको करना क्या होता है कि आपको जो हार्डवेयर माइनिंग सेटअप होता है, वो माइनिंग सेटअप लगाने के बाद क्या होता है कि उसमें कुछ एल्गोरिथम सेट होती थी, जो जितने भी ट्रांजेक्शन है नेटवर्क पे, वो ट्रांजेक्शन उसमें आते हैं। उसमें कुछ एल्गोरिथम्स, मैथमेटिकल एल्गोरिथम होती हैं, कैलकुलेशन होती हैं, उनको सॉल्व करती हैं वो एल्गोरिथम्स, और उस ट्रांजेक्शन को वेरीफाई किया जाता है। और जब भी वो ट्रांजेक्शन को वेरीफाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके बदले में हमको एक रिवॉर्ड मिलता है। तो आपने देखा होगा बिटकॉइन माइनर्स करके बहुत सारे आपने नाम सुना होगा कि बिटकॉइन की माइनिंग करने वाले कई बिटकॉइन माइनिंग कंपनीज हैं, या कोई इंडिविजुअली है जो बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए उनको कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, जैसे छत्तीसगढ़ में जो हमारा सेटअप लगा हुआ है, तो उसमें क्या था कि हार्डवेयर सेटअप करना पड़ता था आपको, और उसमें ब्लॉकचेन की बिटकॉइन ब्लॉकचेन की कॉन्फ़िगरेशन को सेट, आप बिटकॉइन के ट्रांजेक्शंस को माइन कर सकते थे। ठीक है, जो मशीन्स होती थी वो क्या करती थी कि उन ट्रांजेक्शंस को वेरीफाई करती थी और उसके बदले में एक रिवॉर्ड मिलता था। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। अब प्रूफ ऑफ वर्क के कुछ एडवांटेज भी थे, कुछ डिसएडवांटेज भी थे। तो मैं बात करूंगा कि एडवांटेज की बात की जाए तो डेफिनेटली कि उसने एक अपॉर्चुनिटी लोगों को, कि जो कोई भी लोग आके पब्लिकली आके, कोई एज अ लेमैन, कोई भी पर्सन आके उस ब्लॉकचेन माइनिंग का हिस्सा बन सकता था। उसमें वो अपना सेटअप करके ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शंस को वेरीफाई का एक्सेस ले सकता था। ठीक है, तो बट उसका सबसे बड़ा जो जो मेजर डिसएडवांटेज थे उसके, वो 2 मेजर डिसएडवांटेज थे। पहला तो क्या, इसके कारण क्या हो रहा था कि आपने देखा होगा जब आप सर्वर लगाते हो तो आपको ये सर्वर 24 आवर्स रन करना है। बड़ी बड़ी माइनिंग मशीन्स 24 आवर्स चलते हैं। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कंजम्पशन होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक 24 आवर्स उसमें कंजम्पशन होता है। तो उसके कारण हीट जनरेट होती है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग पे जो इफेक्ट पड़ रहा था, ग्लोबल वार्मिंग का जो डैमेज हो रहा था, ठीक है, हमारा एनवायरमेंट जो डिस्टर्ब हो रहा था, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को फ्यूचरिस्टिक बनाया जाए, फ्यूचर में इसको बड़े लेवल पे लाया जाए, स्केल किया जाए, हर कोई वर्ल्ड में हर कोई यूजर इसको यूज करे, उसके लिए अगर ये जो लॉस था, ये बहुत बड़ा लॉस था, क्योंकि हम हमारे ग्लोबल वार्मिंग को खतरा नहीं कर सकते हैं। इसीलिए फिर इस टेक्नोलॉजी पे और काम किया गया, और इसमें एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक में ये जो प्रॉब्लम थी कि एनर्जी इफिशियंसी का, इसको सॉल्व किया गया। और प्रूफ ऑफ स्टेक में आप देखोगे कि इसमें आपको बहुत बड़ी माइनिंग हार्डवेयर सेटअप नहीं करना पड़ता है। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज नहीं करना पड़ता है, जिससे आपके जो ग्लोबल वार्मिंग का जो चैलेंज था, जो खतरा था, इससे सॉल्व किया है। टेक में जैसे आपने देखा होगा तो इथेरियम थोड़ा एग्जांपल है, जो पहले प्रूफ ऑफ वर्क पे काम करता था। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, उसने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया, अपने ब्लॉकचेन को अपग्रेड किया, और उसने प्रूफ ऑफ स्टेक में कन्वर्ट कर दिया। तो पहले जो लोग इथेरियम की हार्डवेयर मशीन्स को लगा के उसको जो माइनिंग करते थे, आज देखा होगा आपने कि आप 32 इथेरियम को स्टैक करके आप इथेरियम की माइनिंग कर सकते हो, इथेरियम के रिवॉर्ड जनरेट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं क्या किया कि इस चैलेंज को, इस प्रॉब्लम को ने सॉल्व कर दिया। ठीक है, और टेक्नोलॉजी इनोवेट हुई। ठीक है, नेक्स्ट कर दो, इसमें प्रूफ ऑफ वर्क के बाद प्रूफ ऑफ स्टेक पे आ जाओ।
ठीक है। तो प्रूफ ऑफ जो स्टैक था, तो बेसिकली इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें लोग सिर्फ उस कॉइन को स्टैक करके और अर्निंग कर सकते हैं। इथेरियम 2.0 इसका एग्जांपल है। अब इसके भी कुछ प्रॉस एंड कॉन्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट कीजिए। प्रूफ ऑफ स्टैक में अगर हम प्रॉस की बात करें, एडवांटेज की बात करें, तो एनर्जी इफिशिएंट हो गया, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, ट्रांजैक्शंस बहुत जल्दी वेरीफाई होने लगे। जैसे आपने देखा होगा इथेरियम 1.0 में जब ट्रांजैक्शंस वेरीफाई होते थे तो उसका जो समय लगता था और अभी जो समय लगता है इथेरियम 2.0 में, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आया है। पहले जो टाइम लगता था वो ज्यादा था, अभी टाइम काफी कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शंस का जो अप्रूवल टाइम है बहुत पास हो गया है। ठीक है। लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स प्लान हुए इसमें स्टैक में कि अगर आप 32 इथेरियम में स्टैक कर देते हो तो आप लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम तक आप इथेरियम के माइनिंग का जो रिवॉर्ड है वो अर्न कर सकते हो। लॉन्ग टाइम इंसेंटिव्स मिलते हैं इसमें आपको। अब हम बात करते हैं कॉन्स की, क्योंकि हर जब किसी भी चीज के एडवांटेज होते हैं तो उसे कुछ ना कुछ कॉन्स भी होते हैं। अब हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं। नेक्स्ट। ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे तो क्या होता है कि फाइनेंशियल इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो जिनके पास बहुत बड़ा, ऐसा इथेरियम में 32 इथेरियम होने चाहिए तभी आप इथेरियम की माइनिंग के रिवॉर्ड आप ले सकते हो। ठीक है। लेकिन ऐसे यूजर का क्या, जिनके पास बहुत बड़ा पैसा नहीं है, जिनके पास, वो लोग कैसे इथेरियम में पार्ट लें, वो लोग कैसे इथेरियम के रिवॉर्ड को अर्न करें। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, जिनके पास बड़ा पैसा है, वो तो इथेरियम की माइनिंग कर पा रहे हैं, वो तो प्रूफ ऑफ स्टेक में पार्ट लेके उसको उसका एडवांटेज ले पा रहे हैं। बट ऐसे यूजर जिनके पास इतना बड़ा फाइनेंस नहीं है, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, उनके लिए प्रूफ ऑफ स्टेक में अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी। तो इसीलिए इसमें हम बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल इनइक्वालिटी थी, कि मतलब लोगों को बराबर अधिकार नहीं दिया जा रहा था। ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी इम्प्लीमेंटेशन मतलब क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा जो नोड सेटअप करना पड़ता है और उसमें टेक्निकल नॉलेज की थोड़ा रिक्वायरमेंट होती है। उसको सेटअप करने में थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज चाहिए आपको, तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ये मैं इसका डिसएडवांटेज तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ ये बोलूंगा ये थोड़ा एक प्रोसेस है जो आपको कहीं ना कहीं करनी पड़ती है। उसके लिए आपको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। लिक्विडिटी इश्यू आता है, क्योंकि आपके पास अगर इतना बड़ा अमाउंट नहीं है तो आप कहीं ना कहीं चैलेंज आता है उसको ऑपरेट करने में। तो ये कुछ डिसएडवांटेज है जो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ इसको भी दूर किए गए, इस प्रॉब्लम को। और एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया मार्केट में, डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक। नेक्स्ट कीजिए। तो ये एक नया मैकेनिज्म है जो फ्यूचर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे 4th जनरेशन पे काम कर रहा है। बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें वैलिडेटर के साथ में एक और टर्म्स इनोवेट किया गया, डेलीगेट्स का। ठीक है। जैसे क्या होता है कि अगर आपके पास 32 इथेरियम नहीं है माइन करने के लिए, तो आप, कोई बात नहीं, आपके पास सिर्फ नो सेटअप की नॉलेज है, आपके पास सिर्फ टेक्निकल नॉलेज है, आपके पास पैसा नहीं है, तो भी आप इस मैकेनिज्म में पार्ट लेके आप अर्निंग कर सकते हो। आप अपनी कम्युनिटी या आप मल्टीपल अपने फ्रेंड सर्कल को जोड़ के, या आप जो भी डेलीगेट्स आपके पास आपके नेटवर्क में लोग हैं, आप उनको जोड़ के उन डेलीगेट से पैसा इन्वॉल्व करवा के, पैसे को स्टैक करवा के भी आप इस ब्लॉकचेन पे आप माइनिंग कर सकते हो, जो ब्लॉकचेन डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करता है। ठीक है। तो हम मिस्टरमिंट की बात कर रहे हैं, तो मिस्टरमिंट ब्लॉकचेन में आप देखोगे, मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें आप एज ए डेलीगेट बन के भी काम कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, बट आप फिर भी मिस्टरमिंट ब्लॉकचेन के माइनिंग रिवॉर्ड का हिस्सा का एडवांटेज लेना चाहते हो, उसका पार्ट सकते हो, तो भी आप एक छोटे अमाउंट को भी स्टेक करके आप उस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो। वो कैसे होगा आगे बताएंगे। ये जो फाइनेंशियल इनइक्वालिटी वाला जो डिसएडवांटेज था, वो कहीं ना कहीं डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक में रिमूव किया गया, और इसीलिए ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। और हमने जो मिस्टर ब्लॉकचेन ने जो टेक्नोलॉजी चुनी है, जो मैकेनिज्म चुना है, वो डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक को चुना है। कि हम चाहते हैं कि हम इसमें फाइनेंशियल इनइक्विटी लाएं, इक्वलिटी लाएं, कि इसमें एज ए लेमैन, एज ए यूजर, कोई भी यूजर जिसको टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है, अगर वो भी इस ब्लॉकचेन का पार्ट बन के उसका एडवांटेज ले सकता है, लेना चाहता है, या उसमें फ्यूचर सिक्योर करना चाहता है, तो वो इस ब्लॉकचेन में पार्ट लेके वो एडवांटेज ले सकता है। नेक्स्ट। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक का।
पार्लियामेंट, एक रियल वर्ल्ड से इसको रिलेट करते हैं थोड़ा सा, जैसे आप समझ पाओ एज अ लेमैन। पार्लियामेंट इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। आपने देखा होगा पार्लियामेंट में क्या होता है, बहुत सारे एमपीज रहते हैं, ठीक है। एमपीज को एमपीज क्या होता है, पहले उनको इलेक्शन में खड़े होने के लिए वो पहले अपना नॉमिनेशन में आते हैं, ठीक है। हर एमपीज को जो यूजर है, जो जनता है, जो जिसके पास ज्यादा वोटिंग होती है वो इलेक्ट किया जाता है उस एमपी में, और जो पार्लियामेंट में सिलेक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि जो यूजर हैं वो डेलीगेट्स हो गए, ठीक है, और जो एमपीज हैं वो वेलिडेटर हो गए। जिन वेलिडेटर के पास, जिन एमपीज के पास ज्यादा वोटिंग होती है, वो पार्लियामेंट के पार्ट बनते हैं। तो ये पार्लियामेंट का एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक को रिप्रेजेंट करता है। इसके कई सारे फीचर्स हैं कि इसमें ट्रांजेक्शंस को और पास किया गया है। प्रूफ ऑफ स्टेक में जो ट्रांजेक्शंस का जो वेरिफिकेशन टाइम था वो और पास किया गया है इसमें। इसमें उसमें क्या होता है कि प्रूफ ऑफ स्टेक में कोई वैलिडेटर बन सकता है जिसके पास अगर बड़ा 32 इथेरियम का फंड है, या जो भी अलग ब्लॉकचेन की जो भी मिनिमम स्टेकिंग रिक्वायरमेंट होती है, अगर आपके पास फंड है तो आप उसमें वैलिडेटर बन सकते हो। उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन यहाँ पे वैलिडेटर बनने के लिए आपको आपके डेलीगेट्स, आपकी वोटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी को और ज्यादा लो किया गया, ठीक है। जो भी एनर्जी कंजप्शन हो रहा था प्रूफ ऑफ वर्क में, प्रूफ ऑफ स्टेक में, उसको और ज्यादा एफिशिएंट बनाया गया डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक। तो ये एडवांटेज है इस टेक्नोलॉजी के, इस मैकेनिज्म के। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक करना चाहूंगा थोड़ा सा, और मैं फीडबैक लेना चाहूंगा कि अभी तक जितना भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, जितना भी समझाया, या मेरी जो वॉइस है या मेरी जो स्पीड है, ये ठीक है? मैं इसी स्पीड से काम करूं या अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो करूं? एक बार मैं फीडबैक जानना चाहूंगा कम्युनिटी की साइड से, या जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप लोग अपने फीडबैक शेयर करूं कि जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ, जिस वॉइस के साथ मैं बता रहा हूँ, क्या ये सभी लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर, क्लियर आ रहा है बिल्कुल। जी बिल्कुल क्लियर है सर। क्लियर आ रहा है? जो मेरी जो प्रेजेंटेशन की जो स्पीड है, मतलब वो क्लियर है, समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं कि फास्ट है? नो सर, एकदम क्लियर है। पूरा फीडबैक मतलब लोगों से भी आ चुका है, मैसेज कर रहे हैं लोग, परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, चलिए मैं भी देख लेता हूँ। ठीक है, लोगों का फीडबैक आ रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक। तो अब हम बात करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट ब्लॉकचेन के बारे में। वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस ब्लॉकचेन को जानने के लिए। तो ब्लॉकचेन के बारे में हम आज बात करते हैं। इंस्ट्रूमेंट ब्लॉकचेन एक ऐसा ब्लॉकचेन है जो डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, ठीक है। और इसमें हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं वैलिडेटर्स को और डेलीगेट्स को कि वो इसमें पार्ट लेके इसका हिस्सा बन के एक पैसिव इनकम, एक अच्छा इंसेंटिव अर्न कर सकते हैं। और इस टेक्नोलॉजी का एक और यूएसपी है कि इसमें हमने ब्लॉकचेन एज सर्विस को ऐड किया है। ब्लॉकचेन एज सर्विस एक नया वर्ड है। बेसिकली इसका मतलब होता है कि आप ब्लॉकचेन को मार्केट में एक इजी एक्सेस देना चाहते हैं। जितने भी जो वेब टू एप्लीकेशन चल रहे हैं, आने वाले समय में सारे वेब टू एप्लीकेशन, सारे वेब टू डिजिटल प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्विच हो रहे हैं। जिस तरीके से आज देखोगे आप, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो को लेके मार्केट में जितना अग्रेसिव आ गया है, यूएस में डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद तो और ज्यादा मार्केट में अग्रेसिव आ गया है। वो ओपनली आके गवर्नमेंट लेवल पे उसने बोल दिया है कि वो यूएस को एक क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएगा। तो कहीं ना कहीं जब ये करता है हर इंडस्ट्री में, तो यूएस जब किसी चीज को लीड कर रहा है तो मतलब हर एक कंट्री फॉलो करेंगे उस चीज को। तो आने वाला समय फ्यूचर ब्लॉकचेन का है, क्रिप्टो का है, वेब3 टेक्नोलॉजी का है। तो जितने भी जो वेब टू सॉल्यूशंस मार्केट में आज काम कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये कहीं ना कहीं एक समय के साथ धीरे धीरे वेब3 में शिफ्ट होते जाएंगे। इसका सबसे बड़ा लाइव एग्जांपल रिसेंटली आपने देखा होगा, जियो ने अपना खुद का कॉइन लॉन्च किया। आप देखो, रिलायंस इंडिया में एक बड़ा नाम है, एक बड़ी कंपनी है, ठीक है। हर कोई जानता है रिलायंस, रिलायंस एक बड़ा ब्रांड है। तो आपने देखा होगा रिलायंस भी वेब3 टेक्नोलॉजी पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। उसने अपना खुद का कॉइन लॉन्च किया जियो कॉइन के नाम से। और उन्होंने अपना अभी स्टार्टिंग में अपना एक ब्राउजर लॉन्च किया है जियो सफायर के नाम से, सेफियर या सफायर जो भी आप उसको प्रोनाउंस करते हो। तो ब्राउजर को लॉन्च किया है।
आप जो ब्राउज़र को एक्सेस करते हो तो आपको कुछ कॉइन मिलते हैं। हालाँकि ये कॉइन की लिस्टिंग वगैरह अभी कहीं भी नहीं है, जस्ट एक लॉन्च किया और पॉलीगन ब्लॉकचेन के साथ मिलके उन्होंने इसको लॉन्च किया। तो मैं इसका बताने का बस मकसद यही था कि आप देखोगे कि जब इतनी बड़ी कंट्रीज़ गवर्नमेंट लेवल पे इतना ज़्यादा काम हो रहा है और बड़ी-बड़ी कंपनीज़ रिलायंस जैसी इंडस्ट्रीज़ जब इस पे काम कर रही हैं, तो आप सोचो बाकी की जितनी भी जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो भी कहीं न कहीं अब सोचने पे जियो जैसी कंपनी जब टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, कुछ नया वेब 3 पे लेके आ रही है, तो हम लोग को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो जब कोई एक बड़ी हायरार्की में जो बड़े लेवल के लोग होते हैं, जब कुछ बड़ा काम करते हैं, बड़ी कंपनी जो काम करती है, तो उससे जो नीचे वाली जो कंपनीज़ होती हैं, लोग होते हैं, वो भी सेम हायरार्की फॉलो करते हैं, वो भी धीरे-धीरे टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड करते हैं। तो यहाँ से ये तो समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में जितने भी जो वेब 2 सॉल्यूशंस हैं, वो कहीं न कहीं धीरे-धीरे वेब 3 सॉल्यूशंस में माइग्रेट होंगे। ठीक है? अब वेब 3 में माइग्रेट होने के लिए क्या होता है कि आपको कहीं न कहीं एक बहुत कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पे टेक्निकल नॉलेज की होना बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि ब्लॉकचेन को बनाना, ब्लॉकचेन का नोड सेटअप करना, किसी भी एक्जिस्टिंग ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयमेंट करना, उस टेक्नोलॉजी को बनाना, अपने सिस्टम को माइग्रेट करना, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक लंबी प्रोसेस है और टेक्निकली बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, टाइम टेकिंग भी होता है। तो हम चाहते हैं कि हम जब फ्यूचर में हर एक सॉल्यूशन वेब 3 में माइग्रेट होने वाला है, तो क्यों ना इस प्रोसेस को थोड़ा ईज़ी बनाएँ। मतलब कि जितने भी जो वेब 2 सॉल्यूशन है, वो उनको वेब 3 का एक्सेस सिम्प्लीफाई किया जाए। वो कहीं न कहीं ईज़ी तरीके से अपने सिस्टम को वेब 2 इस ब्लॉकचेन को यूज़ करते हुए, उसको हम नाम बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी बोलते हैं ब्लॉकचेन एज़ अ सर्विस। ठीक है? कि हम ब्लॉकचेन को एज़ अ सर्विस कोई भी यूज़ कर सकता है यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ इस ब्लॉकचेन की यूएसपी है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मार्केट में कई टाइप के कॉइन हैं। जैसे बिटकॉइन आया था, वो तो मदर कॉइन था, कुछ मीम कॉइन आए थे, फिर मार्केट में यूटिलिटी टोकन आए, कॉइन आए। तो आपने देखा होगा मिस्टर मिंट जो टोकन है, वो अभी यूटिलिटी टोकन है, ठीक है? कि इसका पर्पज़ ये है, एजेंडा ये है कि रियल वर्ल्ड में जो यूज़ केस है, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाए, वहाँ पे एज़ अ पेमेंट गेटवे के तौर पे इस टोकन को यूज़ किया जाए, ठीक है? सेम ब्लॉकचेन भी काम करता है। पहले जो ब्लॉकचेन आया था, ठीक है, उसने बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस किया, वो उसपे आप कोई भी यूटिलिटी नहीं थी। ठीक है, इथेरियम आया, उसने डेवलपर्स के लिए प्रोग्राम बनाया, वहाँ पे डेवलपर्स जाके अपने टोकन कॉइन बना सकते हैं। अभी जो समय आया है, वो आया है यूटिलिटी ब्लॉकचेन का। तो मिस्टरमेंट जो ब्लॉकचेन है ना, वो कहीं न कहीं क्या है, यूटिलिटी ब्लॉकचेन है। यहाँ पे रियल वर्ल्ड के जितने भी सॉल्यूशंस हैं, उनको आप इस ब्लॉकचेन पे आके आप एज़ अ यूटिलिटी आप क्रिएट कर सकते हो, उसको डिप्लॉय कर सकते हो। तो मैं बोलूँगा कि मिस्टरमेंट ब्लॉकचेन क्या है, एक यूटिलिटी ब्लॉकचेन है। ठीक है? तो ये तो हमने समझ लिया कि मिस्टरमेंट ब्लॉकचेन क्या है, इसके हम कुछ फीचर्स की बात करते हैं। नेक्स्ट। तो मिस्टरमेंट ब्लॉकचेन के कुछ फीचर्स हैं, यूएसपीज़ हैं, हम देखेंगे उनको। आप नेक्स्ट कर दो उसको, सभी एक साथ कर दो। तो ब्लॉकचेन एज़ सर्विस इसका जो मेजर फीचर है, जिसका मैंने एक्सप्लेन किया अभी, कॉइन या टोकन डेलीगेशन, ठीक है? ये क्या है, आगे बताएँगे इसको। पैसिव इनकम, कोई भी यूज़र इसका पार्ट बन के, इस ब्लॉकचेन का हिस्सा बन के अपनी पैसिव इनकम कर सकता है। कम्युनिटी गवर्नेंस, इसको थोड़ा समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। गवर्नेंस का मतलब होता है कि चूंकि हम जैसा जानते हैं ना कि वेब 3 और ब्लॉकचेन डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करता है, तो हम इस ब्लॉकचेन को 100% डिसेंट्रलाइज बनाना चाह रहे हैं। ठीक है? डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि इस ब्लॉकचेन पे कुछ भी एक्टिविटी हो, वो पूरा कंट्रोल उस ब्लॉकचेन की पे जो लोग कनेक्टेड हैं, जो नोड कनेक्टेड हैं, जो भी इस ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं, जो इसके ब्लॉकचेन के कॉइन के स्टैक होल्डर हैं, उनके पास पूरा पावर होना चाहिए, पूरा कंट्रोल होना चाहिए। किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए उसका अप्रूवल होना चाहिए। जब पूरी कम्युनिटी, इस ब्लॉकचेन की जितनी भी कम्युनिटी है, जब प्रॉपर उनकी वोटिंग के थ्रू जब डिसीजन होगा, जब वोटिंग में 51% का वोटिंग का परसेंटेज आएगा, तभी वो एक्टिवली इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है? विदाउट कम्युनिटी अप्रूवल यहाँ पे कोई भी चीज सेंट्रलाइज लेवल पे ऑपरेट नहीं हो सकती है। जैसे इथेरियम था, इथेरियम ने 1.2 से 2.2 में माइग्रेट कर लिया था, ठीक है? वहां पे उन्होंने कोई गवर्नेंस का यूज नहीं किया। लेकिन अगर आप देखोगे मिश्रण ब्लॉकचेन में, जो ब्लॉकचेन में इसमें अगर कोई भी अपग्रेडेशन होना है आगे चल के फ्यूचर करके, या कोई भी ऐसा नया चेंजेस होना है, तो उसका पहले अप्रूवल लिया जाएगा। और वो अप्रूवल कौन देगा? जो मिश्रण ब्लॉकचेन की कम्युनिटी है, वो वोट करेगी, उनकी वोटिंग के माध्यम से डिसाइड होगा। अगर वो वोटिंग का माध्यम 51% जाएगा, तभी उसको
अप्रूव किया जाएगा और देन उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अदरवाइज इंस्टॉलमेंट ब्लॉकचेन में सेंट्रलाइज तरीके से कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होगी। तो इसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नेंस, की जो पूरा कंट्रोल होता है वो कम्युनिटी के पास है, इसीलिए इसको बोला जाता है 100% डिसेंट्रलाइज। तो इंस्टॉलमेंट ब्लॉकचेन को 100% डिसेंट्रलाइज तरीके से डिजाइन किया जाता है। हाई स्पीड एंड परफॉर्मेंस डेफिनेटली, क्योंकि आपने देखा होगा आने में जितने भी बिटकॉइन आया, उसके इथेरियम आया और भी कई ब्लॉकचेन आए, ये कहीं ना कहीं समय के साथ साथ स्पीड बढ़ाते गए हैं, गैस फी को कम करते गए हैं, एनर्जी इफिशिएंट होते गए। हम भी जब मार्केट में आ रहे हैं तो हम और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ में आए हैं, तो हमने क्या किया है कि हमने और स्पीड को पास किया हमारे ब्लॉकचेन। अब इसमें जो टीपीएस होता है, ट्रांजैक्शंस पर स्पीड, इसको और फास्ट बनाया गया है यहाँ पे, और एनर्जी इफिशिएंट होगा ये, गैस फी और सबसे कम मतलब मिनिमाइज से मिनिमम होगा। इसमें आप बात करोगे मिस्टर ब्लॉकचेन में जितने भी आज अभी तक के ब्लॉकचेन है, पॉलीगन, सोलाना, एप्टोस, व्हाटएवर, जितने भी ब्लॉकचेन आप जानते हैं जो मार्केट में आज काम कर रहे हैं, उन सब में जो गैस फी लग रही है इंस्टॉलमेंट ब्लॉकचेन में उनसे भी कम गैस फी होगी, अप्लाई होगी। तो हमने उस चीज को भी ध्यान में रखते हुए उसका परफॉर्मेंस को इसमें इम्प्रूव किया है। तो ये कुछ मेजर फीचर्स हैं जो इंस्टॉलमेंट ब्लॉकचेन में है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे टारगेटेड डोमेन एरियाज फॉर इंस्टॉलमेंट ब्लॉकचेन, कि हम जो ब्लॉकचेन बना रहे हैं, हमारा ब्लॉकचेन बनाने का पर्पस क्या है, हम किन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, इस ब्लॉकचेन को यूज करने वाले लोग कौन हैं। जैसे इथेरियम को जब ब्लॉकचेन आया था तो उसको यूज करने वाले लोग डेवलपर्स थे, कि वो अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को बना के उस पर रन कर रहे थे, टैब एप्लीकेशन वहाँ पे डिप्लॉय हो रही थी। तो ऐसे ही हर एक ब्लॉकचेन का पर्पस होता है। जब पॉलीगन ब्लॉकचेन आया था तो उसने गेमिंग इंडस्ट्री को टारगेट किया था, इसलिए वो वहाँ पे अपने गेमिंग प्लेटफॉर्म को वहाँ पे ऑनबोर्ड कर रहे थे, डिप्लॉय कर रहे थे, जिससे पॉलीगन ब्लॉकचेन को पॉपुलैरिटी मिली थी। तो हर एक ब्लॉकचेन की ना यूएसपी होती है, उनका एक टारगेटेड डोमेन होता है जिसको वो चाहते हैं कि उस ब्लॉकचेन को वहाँ पे उस एरिया में उस डोमेन में उसको यूज किया जाए। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट ब्लॉकचेन को हमने थोड़ा सा वाइड एरिया रखा हुआ है। हम चाहते हैं कि इसमें मल्टीपल डिपार्टमेंट, मल्टीपल डोमेन इसको एक्सेस करें, क्योंकि तो पूरा यूनिवर्सल बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक एक डोमेन या एक इंडस्ट्री वाइज इसको सेंट्रिक रखें। तो हमने इसको जेनरिक डिजाइन किया है। तो अगर देखोगे तो हमने सबसे पहले इसमें टारगेट किया है कि गवर्नमेंट लेवल के प्रोजेक्ट्स भी इसमें डिप्लॉय किया जाए। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में जैसे हर गवर्नमेंट, हर कंट्री की गवर्नमेंट कहीं ना कहीं वेब3 पे काम करेगी, तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट लेवल के जो प्रोजेक्ट्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट बहुत अग्रेसिवली काम करेगा, मुझे पता है जितना वो काम कर रहा है बैकग्राउंड में। और आने वाले समय में कई सारे गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, देखने को मिलेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ में। तो हम चाहते हैं कि इस ब्लॉकचेन को में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को भी टारगेट किया जाए, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी इस ब्लॉकचेन को यूज करके ऑपरेट हो सके। तो गवर्नमेंट हमारा टारगेट एरिया है। एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का मतलब होता है कि जितनी भी जो बड़ी लेवल की कंपनीज होती हैं, जो क्लोज कंपनीज होती हैं, क्या होता है ना कि ब्लॉकचेन एक होता है प्राइवेट ब्लॉकचेन, ठीक है। पब्लिक ब्लॉकचेन में जितने भी जो एक्टिविटी होती है, जो भी ट्रांजेक्शंस होते हैं, वो पब्लिकली कोई भी यूजर उसको देख सकता है। जैसे बिटकॉइन के ट्रांजेक्शंस हैं, इथेरियम के ट्रांजेक्शंस हैं, उसमें जितने भी ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं कोई भी यूजर कर सकता है। तो कोई भी यूजर उस सारे ट्रांजेक्शंस को देख सकता है पब्लिकली, ट्रांसपेरेंटली। ठीक है, लेकिन अगर आपको सपोज करो हमारी इंस्टॉलमेंट की खुद की एक कम्युनिटी है, हम एक एंटरप्राइज कंपनी है, हम चाहते हैं कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है, जो हमारी कम्युनिटी है सिर्फ वही उस ब्लॉकचेन को यूज कर सकें, वही उस ब्लॉकचेन को कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सकें, और वही लोग जो ब्लॉकचेन पे जितने भी एक्टिविटी हो रही हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उनको देख सकें। बाहर का कोई मेंबर, इंस्टॉलमेंट कम्युनिटी के बाहर का कोई मेंबर उसको एक्सेस नहीं कर पाए। तो ये बोलते हैं हम एंटरप्राइज ब्लॉकचेन, मतलब प्राइवेट ब्लॉकचेन। ठीक है, तो ऐसे ब्लॉकचेन जो कहीं ना कहीं प्राइवेटली एक्सेस हो रहा है, एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी इसको एक्सेस कर रही है। ठीक है, तो वो एंटरप्राइज ब्लॉकचेन यूज होते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी आज डेट में सप्लाई चेन इंडस्ट्री है, जो लॉजिस्टिक इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री है, वो क्या कर रहे हैं आजकल अपनी पर्टिकुलर कंपनी के लिए कि उनके कंपनी के एम्प्लॉय ही उसको यूज कर पाए। ठीक है, तो वो प्राइवेट ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं, एंटरप्राइज ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं। जो हमारा ब्लॉकचेन है ये दोनों तरीके से काम करेगा। अगर कोई यूजर इसको प्राइवेटली यूज करना चाहता है तो प्राइवेटली ब्लॉकचेन भी यूज कर सकता है। अगर कोई इसको एंटरप्राइज लेवल पे यूज करना चाहता है, वो चाहता है कि नहीं मैं अपना जो प्रोडक्ट बनाऊं इंस्टेंट ब्लॉकचेन पे, वो मेरा प्रोडक्ट या मेरा नेटवर्क सिर्फ मेरी कम्युनिटी के लोग ही यूज करें, या मेरे सिर्फ कंपनी के एम्प्लॉय ही उसको यूज करें, तो आप प्राइवेटली भी ब्लॉकचेन इंस्ट्रूमेंट पे आप लोग बना सकते हो, अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय कर सकते हो। तो इसीलिए क्योंकि आने वाले समय में सप्लाई चेन इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कहीं ना कहीं काम कर रही है ब्लॉकचेन पे।
तो जैसे आईबीएम काम कर रहा है और भी कई सारी कंपनीज हैं जो ब्लॉकचेन पे काम कर रही हैं, ठीक है। तो ये कंपनीज आने वाले समय में कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन को यूज करेंगे। आप देखोगे कई सारी एंटरप्राइज कंपनी है हर एक कंट्री में, तो जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, तो हम चाहते हैं कि ये सारी कंपनीज मिस्टर मिंट ब्लॉकचेन को यूज करें, क्योंकि उनके जो वॉल्यूम होता है, ट्रांजेक्शन वॉल्यूम होता है, वो हाई होता है और कई सारे उनका जो नेटवर्क रहता है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हम चाहते हैं कि वो सारे प्रोजेक्ट मिस्टर ब्लॉकचेन को ऑनबोर्ड हो, इसलिए हमने एंटरप्राइज लेवल कंपनीज को भी इसमें टारगेट कर। थर्ड, डेवलपर्स के लिए, क्योंकि बिना डेवलपर्स के आप बना सकते हो। तो अगर आपको सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको नॉर्मल यूजर, नॉर्मल डेवलपर, नॉर्मल प्रोग्रामर को भी आपको एक्सेस देना होगा कि वो लोग भी अपना इस ब्लॉकचेन में योगदान दे पाए। जैसे आपने देखा होगा आजकल हर ब्लॉकचेन के हैकाथन प्रोग्राम चलते हैं, जैसे सोलाना के चलते हैं, पॉलीगन के चलते हैं, अलग अलग ब्लॉकचेन के चलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, एक हैकाथन प्रोग्राम डिजाइन करते हैं और उसमें जो डेवलपर्स होते हैं उनको बोलते हैं कि आपको एक चैलेंज देते हैं, एक प्रॉब्लम देते हैं कि आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, या आपको एक नया रिसर्च के लिए पार्ट देते हैं कि अगर कोई इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आता है तो इसको एक पर्टिकुलर इनाम, एक प्राइज मनी दिया जाता है। उससे क्या होता है ना कि जितने भी जो प्रोग्रामर्स होते हैं उनमें जो क्रिएटिव प्रोग्रामर्स हैं वो नए नए आइडियाज लेके आते हैं, उस प्रॉब्लम को, चैलेंजेस को दूर करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उससे ब्लॉकचेन को भी फायदा होता है कि उनको एक वाइड एक्सपीरियंस मिल रहा है, उनको जो वो खुद नहीं सोच पा रहे हैं वो प्रोग्रामर्स उनको सॉल्व करके दे रहे हैं। प्लस प्रोग्रामर्स को फायदा क्या होता है कि वो लोगों को एक प्राइस पूल मिलता है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, रिकॉग्नाइज किए जाते हैं वर्ल्ड लेवल पे कि देखो मैंने इस हैकाथन में पार्ट लिया था और मुझे प्राइस पूल मिला, तो उनके करियर में एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो दोनों लोगों का फायदा होता है इन प्रोग्राम से। तो हमने इसमें डेवलपर्स कम्युनिटी को भी हम टारगेट करेंगे। नेक्स्ट, वेलिडेटर्स को हम लोग टारगेट कर रहे हैं। वेलिडेटर्स मतलब कि हम चाहेंगे कि ऑपरेट करने के लिए, मिस्टरमेंट ब्लॉकचेन को चलाने के लिए, इसके ट्रांजेक्शंस को वेरीफाई करने के लिए जो वेलिडेटर्स हैं, जो इसको जो नोड सेटअप करके इसको वेरीफाई करेंगे, तो हम उन वेलिडेटर्स को भी टारगेट कर रहे हैं इसमें कि वेलिडेटर्स आएंगे पूरे वर्ल्ड वाइड से, वो लोग इनके ट्रांजेक्शंस को नोड सेटअप करके और ट्रांजेक्शंस को वेरीफाई करेंगे और इसके जो रिवॉर्ड का जो एडवांटेज है वो उसको यूज करेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट, हमने न्यूज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को टारगेट इसमें रखा हुआ है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जितने भी जो न्यूज प्लेटफॉर्म है, टाइम्स स्क्वायर से, टाइम्स मीडिया स्क्वायर से लेके और जितनी भी जो बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज हैं, आने वाले समय में ये सारा डेटा कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइज होने वाला है। इनके जो असेट्स होते हैं वो डिसेंट्रलाइज होने वाले हैं। एंटरटेनमेंट के अंदर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे आज फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सेंट्रलाइज तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं। लेकिन आप देखोगे समय के साथ साथ धीरे धीरे ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये भी डिसेंट्रलाइज होंगे, ठीक है। हो रहे हैं, कई सारे मार्केट में लॉन्च भी हो चुके हैं, अभी इतना पॉपुलैरिटी नहीं मिली है उनको, लेकिन आने वाले समय में जब वो पॉपुलर हो जाएंगे तो हर कोई जानेंगे। साथ फेसबुक को जानते हैं, ऐसे ही उन प्लेटफॉर्म्स को भी जानेंगे। तो वो जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन पे डेवलप हो रहे हैं, डिसेंट्रलाइज तरीके से हो रहे हैं, उनको भी ब्लॉकचेन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। और अगर अपना खुद का ही प्रोडक्ट का एग्जांपल है, स्टैप मिनट में हम सोशल फीड लेके आने वाले हैं, तो सोशल फीड जो बनेगा ये पूरा क्या है, पूरा डिसेंट्रलाइज तरीके से बन रहा है, इसमें पूरा डेटा स्टोर हो रहा है, ये ब्लॉकचेन पे स्टोर होगा। तो ये भी कहीं ना कहीं हम लोग इसमें अपना खुद का ब्लॉकचेन यूज करने वाले हैं। तो जितने भी ये जो न्यूज प्लेटफॉर्म हो गए या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए, एंटरटेनमेंट रिलेटेड हो गए, ये भी प्लेटफॉर्म्स को हम टारगेट कर रहे हैं कि वो भी मिस्टर ब्लॉकचेन को यूज करके इस अपने प्लेटफॉर्म्स को डिप्लॉय कर सकते हैं और वेब थ्री में माइग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डोमेन है स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। सब सभी को पता है कि स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, इसीलिए हमने हमारा जो यूज केस है स्पोर्ट्समेंट को हम लेके आए हैं, ठीक है। और स्पोर्ट्समेंट पूरा डिसेंट्रलाइज तरीके से ऑपरेट हो रहा है, इसमें ब्लॉकचेन का यूज किया गया है। तो आने वाले समय में ये हमने शुरुआत की है, जब ये पॉपुलर होगा, एक बड़ा ब्रांड बन जाएगा, तो उसको देख के कई सारे और स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म काम करेंगे, डिसेंट्रलाइज तरीके से ऑपरेट होंगे, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में मैंने बहुत चैलेंजेस फाइंड किए, ठीक है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बेसिकली 3 कैटेगरी में काम करती है। पहला फैंटेसी, दूसरा बैटिंग और तीसरा जो लाइव डेटा होता है, जो स्ट्रीमिंग डेटा होता है, लाइव जो क्रिकेट खेला जाता है उसका जो लाइव स्कोर होता है उसको कहीं ना कहीं वेबसाइट पे दिखाया जाता है। जैसे आप क्रिक बज देखते हो, आप क्रिक इन्फो देखते हो और जो अपडेट करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो कहीं ना कहीं लाइव डेटा को आपको दिखाती है, ठीक है। तो ये जो 3 कैटेगरी है, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे तीनों कैटेगरी में डेटा का सबसे बड़ा यूज केस है। जो लाइव डेटा फैच होता है, लाइव डेटा आता कहाँ से है, आपने देखा होगा कि जब लाइव मैच चल रहा है तो वहां पे क्या होता है ना, ऑपरेटर्स बैठे होते हैं जो डेटा एंट्री करते हैं, जो कहीं ना कहीं लाइव स्कोर को अपडेट करते हैं। वो एक क्लाउड सर्वर पे स्टोर होता है और क्लाउड सर्वर से फिर वो इन प्लेटफॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
वो डेटा को जो आप देखते हो। आपने देखा होगा कि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको स्कोर का जो टाइमिंग है वो अलग अलग देखने को मिलता है। किसी प्लेटफॉर्म पे आपको स्कोर थोड़ा पहले दिख जाता है, किसी प्लेटफॉर्म पे आपको स्कोर थोड़ा टाइम बाद दिखता है, किसी प्लेटफॉर्म पे आपको और टाइम बाद दिखता है। तो ये डिफरेंस क्यों आता है? ये डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जो भी डेटा वहाँ पे स्टोर कर रहे हैं वो अलग अलग क्लाउड सर्वर यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्लाउड सर्वर से अब सपोज करो कोई इंसान है जो मुंबई में मैच हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है। अब वो ऑस्ट्रेलिया में जो मैच हो रहा है वहां पे वो क्या कर रहा है कि वो डेटा जो ऑपरेटर है जो एंट्री कर रहा है वो अब वहां पे जो बैठा सर्वर है क्लाउड सर्वर उसमें डेटा स्टोर कर रहा है। अब इंडिया की जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे जो लाइव डेटा आ रहा है, तो अब जब भी डेटा जो एक्सेस होता है, रिक्वेस्ट होता है, जो रिस्पॉन्स टाइम होता है वो डिस्टेंस पे वेरी करता है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा रिक्वेस्ट लोकेशन में, तो उसके बेसिस पे जो रिस्पॉन्स टाइम है वो वेरी करेगा। अगर आप बहुत ज्यादा डिफरेंस है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो जो रिस्पॉन्स टाइम है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। तो आपने देखा होगा कोई प्लेटफॉर्म में तो बहुत लाइव फास्ट आ जाता है स्कोर, लेकिन किसी प्लेटफॉर्म में स्लो आता है। तो उसका रीजन ये होता है कि क्योंकि अलग अलग क्लाउड सर्वर लोकेशन वाइज, अलग अलग रीजन वाइज उनका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कहीं ना कहीं तो वेरी करता है। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस इंडस्ट्री का। तो इस इंडस्ट्री का प्रॉब्लम इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सॉल्व हो सकता है। कैसे हो सकता है? क्योंकि ब्लॉकचेन पे अब देखो कोई डेटा, कोई भी ऑपरेटर है, अगर उसने डेटा एक बार ब्लॉकचेन पे स्टोर कर दिया, अब ब्लॉकचेन क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट टेक्नोलॉजी पे काम करता है, तो इमीडिएटली वो डेटा है ना वो सारे नोड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और जो नोड्स हैं वो हर कंट्री में हर लोकेशन पे स्टोर एक्सेस किए गए हैं। तो अब जिसको भी डेटा वहां से चाहिए तो उसका जो नियर बाय नोड होता है वहां से उसको रिस्पॉन्स टाइम मिल जाता है। तो जो रिस्पॉन्स टाइम है, मतलब जो लाइव उसको डेटा आ रहा है, वो सारे प्लेटफॉर्म्स पे इक्वली आ जाएगा और फास्ट आ जाएगा। और जो इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ा एक गेम चेंजिंग सॉल्यूशन होगा। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि इस प्रॉब्लम्स को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से सॉल्व किया सकता है। और काम कर रहे हैं, ये जो फैंटेसी अभी हम लोग फैंटेसी जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके हम लोग कहीं ना कहीं डेटा पे भी काम करेंगे। हमारा वो भी टारगेट एरिया है, हम उस पर काफी रिसर्च करते रहते हैं कि हम फाइंड आउट करते हैं कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस हैं और इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उन चैलेंजेस को कैसे दूर कर सकते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं हम लोग रिसर्च करते रहते हैं, फाइंड आउट करते हैं, और उसमें कहीं हम लोग बैकएंड में काम कर रहे हैं। आने वाले समय में देखना कि जितना भी जो स्कोर डेटा है ये कहीं ना कहीं ब्लॉकचेन के तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और बहुत फास्ट रिस्पॉन्स टाइम हो जाएगा। और लोगों को जो अभी चैलेंज आता है कि स्कोर में मैनिपुलेशन हो जाता है, कभी एक्यूरेसी प्रॉपर नहीं आ पाती है, लेकिन अगर ये ब्लॉकचेन पे डेटा स्टोर होने के बाद एक्यूरेसी भी प्रॉपर हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, और रिस्पॉन्स टाइम भी बहुत फास्ट हो जाएगा कि आपको जो लाइव स्ट्रीमिंग डेटा है या जो लाइव स्कोर है वो सभी प्लेटफॉर्म पे इक्वली आपको देखने को मिलेगा। तो आप सोचो कि ये तीनों इंडस्ट्रीज, बैटिंग, फैंटेसी और न्यूज जो प्लेटफॉर्म है, ये सभी आने वाले समय में वेब3 में स्विच होंगे। तो हम चाहते हैं कि ये सारे प्लेटफॉर्म, हम इंस्टेंट ब्लॉकचेन को इसी तरीके से डिजाइन कर रहे हैं कि सारे प्लेटफॉर्म इस ब्लॉकचेन को यूज करते हुए अपने प्लेटफॉर्म को वेब3 एक्सेस बना पाए। तो हम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को भी टारगेट कर रहे हैं, स्पोर्ट्समेंट हमारा पहला यूज केस। हम गेमिंग इंडस्ट्री को भी टारगेट करेंगे, क्योंकि गेमिंग में देखा होगा कई सारे मोबाइल एप्लीकेशन आप देखा होगा। ठीक है, तो हम गेमिंग इंडस्ट्री भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो हम उसको भी टारगेट कर रहे हैं कि गेमिंग इंडस्ट्री के भी प्लेटफॉर्म्स को हम यहाँ पे ऑनबोर्ड करेंगे। तो ये हमारे हो गए टारगेट डोमेन्स, टारगेट एरिया, जहाँ पे इन एरियाज में मिस्टरमिंट ब्लॉकचेन को यूज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्लीज। अब हम बात करेंगे कि मिस्टरमिंट ब्लॉकचेन की यूएसपी। मिस्टरमिंट ब्लॉकचेन में ऐसा क्या नया है जो बाकी ब्लॉकचेन में नहीं था, या क्या ऐसा नया यूनिकनेस चीज है, क्या नया एडवांटेज है, नया फीचर्स है जो बाकी ब्लॉकचेन में नहीं था। तो मैं बात करूंगा, जैसा अभी मैंने बताया था कि इसमें गैस फी को और ज्यादा कम किया गया है जो बाकी के जितने भी ब्लॉकचेन है उनके कंपैरिजन में। टीपीएस को और ज्यादा फास्ट किया गया है, इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस पर सेकंड जो होंगे और उसकी स्पीड को फास्ट किया गया है। इजी टू यूज डॉक्यूमेंटेशन, अब इजी बहुत महत्वपूर्ण है। जो मैंने बताया था ना कि आने वाले जितने भी वेब टू प्लेटफॉर्म है ये कहीं ना कहीं वेब3 में स्विच होगा, कॉम्पिटिटिव नहीं हो, इजीली वो स्विच हो पाए। तो हम हमारे ब्लॉकचेन में डॉक्यूमेंटेशन और जो प्रोसेस को इतना इजी बना रहे हैं जिससे वो बहुत इजी तरीके से अपने प्लेटफॉर्म को माइग्रेट कर पाए, स्विच कर पाए। तो वही आप में से पहले ब्लॉकचेन है जो इसको लेके आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आने वाले समय में और भी ब्लॉकचेन लेके आए, बट अभी तक ऐसा इस इंडस्ट्री में कोई ब्लॉकचेन नहीं है जो इसको लेके आया।
ठीक है, रेडीमेड फ्रेमवर्क तैयार करके दे रहे हैं। आपने देखा होगा, इसका छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। पहले अगर आपको वेबसाइट बनानी थी अपनी, कोई वेबसाइट, आपको न्यूज़ वेबसाइट हो या आपको कोई इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट हो या आपको सपोज करो आपकी कोई शॉप है, उसको आपको कोई ऑनलाइन ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना है, तो आपको पहले क्या करना पड़ता था कि आपको प्रोग्रामर की हेल्प लेनी पड़ती थी, कोडिंग करनी पड़ती थी, कोड लिखना पड़ता था, तब आप वेबसाइट को बना पाते थे। लेकिन आपने देखा होगा कि समय के साथ सीएमएस आए थे। सीएमएस मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आपने नाम सुना होगा वर्डप्रेस का, मेजेंटो का, ओपनकार्ट का। ये प्लेटफॉर्म कैसे आए? इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि आज नॉन टेक्निकल प्रोग्रामर भी, जिसको प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं है, वो भी अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकता है जस्ट बैकएंड से। वो बैकएंड से क्या कर सकता है कि भाई मुझे हेडर में क्या-क्या मेनू रखना है, मुझे कौन सी इमेज दिखाना है, मुझे कौन से प्रोडक्ट दिखाना है। तो वो बैकएंड से उसको एक बैकएंड पैनल मिलता था और जैसे ही वो एंट्री करता था और वेबसाइट पे वो सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाती थी। तो कहीं न कहीं उसमें जो प्रोग्रामिंग हो रही थी वो ऑटोमेटिकली जो फ्रेमवर्क बनाया गया था, उस फ्रेमवर्क में रेडीमेड फ्रेमवर्क होता था, उसमें ऑटोमेटिकली जो कंटेंट वो डालता था बैकएंड से वो वेबसाइट पे विजिबल होता था। तो कहीं न कहीं उसमें रेडीमेड फ्रेमवर्क बनाए गए थे, ठीक है? जिससे वेबसाइट को बनाना ईज़ी हो गया था। तो वर्डप्रेस बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है इसके लिए। आप देख सकते हो कि वर्डप्रेस पे तो प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं भी है, आपको कोडिंग करना नहीं आता है, फिर भी आप वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट को बना सकते हो, ठीक है? हाँ, उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं फिर भी आप एक ई-कॉमर्स वेबसाइट हो गया, इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट हो गया, उसको आप क्रिएट कर सकते हो। तो ऐसे ही ये जो मिश्रण ब्लॉकचेन है, इसमें हमने कुछ रेडीमेड फ्रेमवर्क बनाए हैं कि अगर कोई भी वेब 2 सॉल्यूशन वेब 3 में कन्वर्ट होना चाह रहा है, किसी भी इंडस्ट्री का हो, जैसे सप्लाई चेन का हो या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का हो या एग्रीकल्चर का हो या हेल्थ का हो, अगर उसको अपने सॉल्यूशन को वेब 3 पे ले जाना है, तो इस ब्लॉकचेन में कुछ रेडीमेड फ्रेमवर्क रहेंगे, जिसको यूज़ करके वो अपने सॉल्यूशंस को वेब 3 माइग्रेट कर सकता है। बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की या बहुत ज़्यादा जो एक कॉम्प्लेक्सिटी होती है, नोड प्रोसेस होती है, ब्लॉकचेन को सिंक करना पड़ता है, नोड सेटअप करना पड़ता है, वो सारी प्रोसेस आपको नहीं करनी पड़ेगी यहाँ पे। आप रेडी सॉल्यूशंस को कन्वर्ट कर पाओगे वेब 2 से वेब 3 में। तो ये जो चीज़ है रेडीमेड फ्रेमवर्क, ये अभी तक ब्लॉकचेन की हिस्ट्री में नहीं है। आप किसी भी ब्लॉकचेन में देख लो, आप किसी ब्लॉकचेन में आपको ये रेडीमेड फ्रेमवर्क नहीं मिलेगा। हम वेस्टर्न ब्लॉकचेन में इस फ्रेमवर्क को लेके आ रहे हैं, जिससे हम वेब 3 एक्सेस को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ब्लॉकचेन को लेमैन यूजर के लिए भी सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि हर कोई इसको एक्सेस कर पाए, यूज कर पाए। तो वही नेक्स्ट पॉइंट है, सिंप्लीफाई वेब 3 जर्नी। कि एक लेमैन यूजर भी अगर वो ब्लॉकचेन में कुछ करना चाह रहा है, अपना कुछ वेब 3 का प्रोडक्ट बनाना चाह रहा है, तो वो भी सिंपल तरीके से इसको यूज करके उसको बना पाए। ये हमारा मोटिव है, जिससे हम चाहते हैं कि मैक्स टू मैक्स यूजर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का और क्रिप्टो टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ले पाए। यूटिलिटी ब्लॉकचेन है, जैसे मैंने बताया था, इस ब्लॉकचेन को रियल वर्ल्ड यूज केसेस में यूज किया जाएगा। जितने भी रियल वर्ल्ड में सॉल्यूशन आज की डेट में आप देखोगे ऑनलाइन सॉल्यूशन है, वो सब कहीं ना कहीं यूटिलिटी सॉल्यूशन में आते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि वो सारे सॉल्यूशन इस ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय किया जाए, इसीलिए इसको हमने यूटिलिटी ब्लॉकचेन का नाम दिया है एआई ड्राइवन। आपने देखा होगा एआई टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है? और आज की डेट में कई सारे सॉल्यूशन ब्लॉकचेन और एआई को मर्ज करके बन रहे हैं। मतलब जिसमें क्योंकि ब्लॉकचेन की अलग यूएसपी है और एआई टेक्नोलॉजी की अलग यूएसपी है, कॉम्बिनेशन है वो इतना पावरफुल है कि बहुत ज्यादा एक यूजर को एक यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशन मार्केट में आ रहे हैं इन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। तो हम इस ब्लॉकचेन में एआई ड्राइवन हम फ्रेमवर्क बना रहे हैं, जहाँ पे लोग अगर इस ब्लॉकचेन को यूज करते हैं तो उनको कुछ एआई टूल्स के भी एडवांटेज मिलेंगे कि वो अपने अगर कोई ऐसा सॉल्यूशन जो बनाना चाह रहा है जिसमें वो ब्लॉकचेन को भी यूज करना चाह रहा है और एआई टेक्नोलॉजी को भी यूज करना चाह रहा है, तो अगर वो मिस्टर ब्लॉकचेन को यूज करके वो अपना प्लेटफॉर्म बना सकता है। तो हमने एआई टेक्नोलॉजी को भी इसमें इन्वॉल्व किया है इस ब्लॉकचेन के अंदर, इसलिए उसको एआई ड्राइवन नाम दिया है। एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स ऑफ कोर्स बहुत सारे एक्साइटिंग रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। जो एज ए वैलिडेटर और एज ए डेलीगेट्स जो इस ब्लॉकचेन का पार्ट लेंगे, हिस्सा लेंगे, उनको बहुत सारे काफी एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो ये कुछ यूएसपीज है हमारी ब्लॉकचेन की। जो कुछ यूएसपीज तो आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे गैस फी वगैरह, हाई टीपीएस तो आपको अदर ब्लॉकचेन में देखने को मिल जाएगा, बट हाँ, इनको हमने और एफिशिएंट किया है। प्लस इसके अलावा जो और भी जो हमारे फीचर्स हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत नए हैं और बहुत यूनिक तरीके से बनाए जा रहे हैं इसको, जो अभी तक की हिस्ट्री में किसी भी ब्लॉकचेन में नहीं है। तो ये हमारे ब्लॉकचेन की यूएसपीज है। नेक्स्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं, हमने कई बार नाम यूज किया है कि भैया डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक में वैलिडेटर्स का रोल होता है, वैलिडेटर का रोल होता है, डेलीगेट्स का रोल होता है। तो ये है क्या, वैलिडेटर क्या है और डेलीगेट्स क्या है? तो वैलिडेटर्स बेसिकली क्या होंगे,
कि वो इस प्रोग्राम का पार्ट लेके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करो वैलिडेटर्स का मतलब होता है किसी भी ब्लॉकचेन में, उस ब्लॉकचेन में जो भी ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं उनको जो वेरीफाई करते हैं, उनको जो वैलिडेट करते हैं, उनको कहते हैं वैलिडेटर्स। ठीक है, और ये वैलिडेटर्स कोई भी बन सकता है। ठीक है, बट वैलिडेटर्स बनने के लिए यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है कि यहाँ पे ऐसा नहीं कोई भी अनलिमिटेड वैलिडेटर्स है। यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस रखी गई है। एक लिमिटेशंस मतलब एक लिमिट नंबर ऑफ संख्या है कि उतने ही वैलिडेटर इस ब्लॉकचेन प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो अब वो वैलिडेटर कैसे बन सकते हैं, और जैसे इथेरियम में वैलिडेटर बनने के लिए आपको 32 इथेरियम की रिक्वायरमेंट होती है। आपके पास 32 इथेरियम नहीं है तो आप वैलिडेटर नहीं बन पाओगे। लेकिन हम चाहते हैं कि मिस्टर ब्लॉकचेन में वो भी एक लो मैन लेमैन भी पास बहुत बड़ा पैसा नहीं है, अगर वो भी वैलिडेटर बनना चाहता है तो वो भी बन सकता है। तो वो कैसे बन पाएगा, हम इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि वैलिडेटर पहले उसको अप्लाई करना होगा। ठीक है, वो अप्लाई करेगा और अप्लाई करने के बाद उसको कहीं ना कहीं डेलीगेट्स के माध्यम से एमएनटी को स्टैक करवाना पड़ेगा। ठीक है, वो जब डेलीगेट्स उसको स्टैक करेंगे तो क्या होगा कि जो हमने एक नंबर रखा हुआ है कि अगर आप एक वैलिडेटर बनना चाहते हो तो आपको मिनिमम एक स्टैकिंग अमाउंट होगा। तो अगर वो खुद के उसके पास खुद नहीं है तो वो अपने डेलीगेट्स को इन्वॉल्व करके उस पूरे स्टैकिंग अमाउंट को स्टैक कर सकता है। और जैसे ही वो लिमिट रीच होगी, जैसे जो भी हमने स्टैक का अमाउंट रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल 1 लाख एमएनटी, 5 लाख एमएनटी, जैसे ही वो 5 लाख का अमाउंट का रीच होगा तो फिर वो वैलिडेटर का हिस्सा बन जाएगा, वो एज ए वैलिडेटर इस ब्लॉकचेन में जुड़ जाएगा और जो वैलिडेटर के एडवांटेज है वो उसको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे हो गया वैलिडेटर्स का रोल। नेक्स्ट हम समझते हैं डेलीगेट्स क्या है। डेलीगेट्स वो हैं जिनके पास एक छोटा सा अमाउंट है एमएनटी का, जो एमएनटी स्टैक होल्डर है बेसिकली। ठीक है, आप देखोगे आज हमारे पास मिशन ब्लॉक अभी ब्लॉकचेन में मतलब 1 लाख से भी ज्यादा, कहीं ना कहीं 1 लाख बोल रहा हूँ मैं, काफी ज्यादा कहीं ना कहीं एमएनटी होल्डर्स हैं। तो जितने भी जो एमएनटी होल्डर हैं, चाहे वो 10 एमएनटी स्टैक कर रहे होल्ड कर रहे हो, या वो 100 एमएनटी होल्ड कर रहे हो, या वो 1000 एमएनटी होल्ड कर रहे हो, या 1 लाख एमएनटी होल्ड कर रहे हो, कोई भी यूजर जो कहीं ना कहीं अगर वो 10 एमएनटी भी अगर वो होल्ड करता है तो वो भी इस ब्लॉकचेन के पार्ट का हिस्सा बन सकता है। वो किसी भी वैलिडेटर में एज ए डेलीगेट्स बन के, एज ए एमएनटी को अमाउंट को स्टैक करके वो एज ए डेलीगेट्स बन के इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकता है। तो इसमें दो चीजें हो गई। ठीक है, इसको हम डायग्राम समझते हैं। इसको नेक्स्ट करना, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। आप इस डायग्राम से समझ पाएंगे। ये हमारा नेटवर्क है, आप लेफ्ट साइड में देखोगे ये हमारा नेटवर्क है। ठीक है, आप देखोगे इसमें इस नेटवर्क में जुड़ने के लिए कई सारे वैलिडेटर लोग पहले अप्लाई करेंगे। ठीक है, सपोज करो हमने देखा कि इसमें 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया वैलिडेटर बनने के लिए। ठीक है, अब लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ वैलिडेटर की संख्या जो है वो लिमिटेड है। हमने माना कि 100 वैलिडेटर हैं जो सिर्फ बन सकते हैं। अब क्या होगा, जितने भी जो वैलिडेटर हैं ये क्या करवाएंगे कि ये ये वैलिडेटर है, इनके नीचे जो डेलीगेट्स हैं, ये जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, जो आपको पर्पल में दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया कि एक वैलिडेटर ये ए है और ये वैलिडेटर, तो अब वैलिडेटर जो ए है वो अपने डेलीगेट्स के माध्यम, जितने भी एमएनटी के स्टॉक होल्डर हैं, डेलीगेट्स उनको बोल रहे हैं, वो डेलीगेट्स को क्या करवाएगा, स्टैक करवाएगा। ऐसे ही डेलीगेट्स जो वैलिडेटर बी है वो भी क्या करवा रहा है कि अपनी जो भी उसके स्टैक होल्डर है एमएनटी के, उनके माध्यम से एमएनटी को स्टैक करवा रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में अब जैसे ये दोनों ऐसे कई सारे वैलिडेटर होंगे अलग अलग जो कहीं ना कहीं डेलीगेट्स के माध्यम से स्टैक करवाएंगे। अब जो लोग इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाएंगे, ठीक है, वो लोग वैलिडेटर बन जाएंगे। आप देखोगे यहाँ पे 3 वैलिडेटर दिख रहे हैं आपको, 1 2 3। ये वो वैलिडेटर हैं जिनका अमाउंट रैंक करेगा, मतलब रैंकिंग में आएगा। सपोज करो वैलिडेटर 1 है, उसने 5 लाख एमएनटी स्टैक कर पाया। वैलिडेटर 2 है, उसने 6 लाख एमएनटी स्टैक करवा लिया अपनी डेलीगेट्स को मिला के। वैलिडेटर 3 है, उसने 7 लाख एमएनटी स्टैक करवा लिया। वैलिडेटर 4 है, उसने 10 लाख करवा लिया। तो अब 4 में सपोज करो सिर्फ 2 बंदे हैं, तो जो हाईएस्ट रैंक वाले हैं, जो 10 लाख एमएनटी ने स्टैक करवाया है और 7 लाख एमएनटी ने स्टैक करवाया है, वही सिर्फ वैलिडेटर बन पाएंगे। बाकी के 2 हैं वो वैलिडेटर की लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि वो परमानेंटली बाहर हो गए, उनके पास भी अपॉर्चुनिटी होगी। वो जैसे ही और ज्यादा अगर स्टैक करवाते हैं डेलीगेट्स को ऐड करके, और जैसे ही वो उस रैंक में कॉम्पीट करते हैं, तो वापस से वो, तो यहाँ पे क्या रहेगा कि वैलिडेटर जो आप बन रहे हो ना, इसमें कॉम्पिटिशन होगा कि आपको कहीं ना कहीं डेलीगेट्स के माध्यम से आपको स्टैकिंग करवानी होगी, और जिसके पास जितनी ज्यादा हायर स्टैकिंग होगी बेस्ड ऑन रैंकिंग, वो वो वैलिडेटर बनना लग जाएगा। तो ये आपको सिंपली समझ में आ रहा होगा कि इस प्रोग्राम में
एज ए वैलिडेटर कैसे पार्ट लेना है और एज ए डेलीगेटर कैसे पार्ट लेना है। तो ये आपको जो व्हाइट कलर में दिख रहे हैं ये वैलिडेटर हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ग्रीन और पर्पल में ये डेलीगेट्स हैं, जो कहीं ना कहीं उस वैलिडेटर में पर्टिकुलरली स्टैक कर रहे हैं एज ए डेलीगेट्स बन के। और उनमें से ऐसे ये मल्टीपल होंगे, उनमें से जो टॉप रैंक में लीडर बोर्ड में जो टॉप रैंक में आएंगे, 100 रैंक में आएंगे, वो फाइनल वैलिडेटर बन जाएंगे और टॉप 100 की लिस्ट में शो हो जाएंगे। और जैसे ही वैलिडेटर बनते हैं वैसे ही उनको जो माइनिंग का जो एडवांटेज है, रिवॉर्ड का जो एडवांटेज है, वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने एक्सप्लेन किया है वैलिडेटर और डेलीगेट्स को। आई होप कि आप सभी को क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, अब सिंस मिस्टरमेंट ब्लॉकचेन, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट दिल्ली वाले इवेंट में हमने मिस्टरमेंट ब्लॉकचेन का टेस्टनेट लाइव। टेस्टनेट का मतलब होता है कि जब भी कोई ब्लॉकचेन बनाया जाता है तो उस ब्लॉकचेन को पहले टेस्ट करने के लिए कि ब्लॉकचेन कितना सक्सेसफुल है, कितना अच्छे तरीके से ऑपरेट हो रहा है, कोई इसमें चैलेंज तो नहीं आ रहा है, तो उसको एज ए टेस्टनेट लॉन्च किया जाता है मार्केट में और उसको टेस्टिंग की जाती है उसकी प्रॉपर तरीके से। ठीक है, कि क्या कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, क्योंकि जब आप कोई नई टेक्नोलॉजी का इनोवेट करते हो तो आपको मार्केट में पहले उसको क्या करना पड़ता है, टेस्ट करना पड़ता है, और आपको रियल कंपनी के साथ में टेस्ट करना पड़ता है। आपको कई मतलब समय तक उसमें नंबर ऑफ लाखों करोड़ों ट्रांजेक्शन तक आपको देखने पड़ते हैं कि जब लाखों ट्रांजेक्शन करोड़ों ट्रांजेक्शन उसमें सही तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, उसको सॉल्व किया जाता है। तो ये प्रोसेस होती है टेस्टनेट की। तो इसीलिए पहले टेस्टनेट को लॉन्च किया जाता है और उस टेस्टनेट की जो प्रोसेस होती है उसमें जो भी चैलेंजेस आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व किया जाता है। और जब हम 100% मिक्सर हो जाते हैं कि हाँ अब सारी प्रोसेस जो प्रॉब्लम्स थी उनको आइडेंटिफाई करके सॉल्व कर लिया गया, अब नाउ ये हमारा ब्लॉकचेन ऑपरेट होने के लिए रेडी है, तब उसका मेन नेट लॉन्च किया जाता है। तो अभी हमने क्या किया है, दिल्ली वाले इवेंट में टेस्ट नेट को लॉन्च कर दिया। ठीक है, अभी इसको टेस्टिंग जारी है, इसको डेली बेसिस पे टेस्ट किया जा रहा है, उसमें टाइसेस करके देखा जा रहा है कि नोड सारे ऑपरेट, नोड सिंकिंग में प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, डेटा सिंक तो प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके वैलिडेटर प्रोग्राम प्रॉपर काम कर रहा है नहीं कर रहा है, एज अ डेलीगेट उसमें स्टैक कर रहे हैं, उनको प्रॉपर रिवॉर्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ऐसे कई सारे फीचर्स होते हैं जो उसमें डिजाइन किए गए, बनाए गए हैं, वो सही तरीके से ऑपरेट हो रहा है नहीं हो रहा है। एक होता है कि 5 यूजर के साथ टेस्ट करना, एक होता है लाखों यूजर का टेस्ट करना। तो वो हर तरीके से उसकी टेस्टिंग होती है, जिसमें यूजर केस यूज केस टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है, रिग्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं, अलग अलग लेवल की टेस्टिंग होती है। तो वो सारे टेस्ट उसमें किए जाते हैं। जब वो सारे टेस्ट किसी से पास हो जाते हैं, कि जब लगता है कि अब नाउ ये ब्लॉकचेन पूरा रेडी है ऑपरेट होने के लिए, लेकिन उसका मेननेट लॉन्च किया जाता है। तो जैसे ही हमारा जो टेस्ट नेट उसकी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तब हम मेननेट लॉन्च करेंगे। तो अब मेननेट जब भी लॉन्च करेंगे तो अब हमको पता है कि किसी ब्लॉकचेन को ऑपरेट करने वाले लोग कौन होते हैं, चलाने वाले लोग कौन होते हैं, उसके वैलिडेटर्स, जो उसके लाइसेंस को वेरीफाई करते हैं। अब ये कौन होते हैं, ये होते हैं पब्लिक। पब्लिक मतलब उस ब्लॉकचेन के नेटवर्क की कम्युनिटी, उसके नोड्स। ठीक है, तो ये नोट्स बनाने के लिए हमने क्या किया है, क्योंकि जब ब्लॉकचेन लाइव हो जाएगा उस टाइमिंग पे अगर कोई लाइसेंस करता है तो वेरीफाई कैसे होगा, तो वेरीफाई नहीं होगा तो फिर वो ऑपरेट ही नहीं होगा, वो लाइसेंस ब्लॉकचेन पे ब्लॉक जनरेट ही नहीं होगा, जनरेट नहीं होगा तो वेरीफाई नहीं होगा। अगर नोड नहीं होंगे तो वो ब्लॉकचेन ऑपरेट ही नहीं हो पाएगा। तो हम चाहते हैं कि मेननेट लॉन्च करने से पहले पहले हमें क्या करना है, हमें नोड सेटअप करना है। तो उसमें स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि हम चाहते हैं कि ये जो नोड्स हैं ये बहुत लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, नोड्स मतलब वैलिडेटर्स। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट ब्लॉकचेन में 100 वैलिडेटर्स को ही सिर्फ डिजाइन किया गया है कि 100 से ज्यादा वैलिडेटर्स इसमें पार्ट नहीं ले पाएंगे। मतलब 100 वैलिडेटर्स ऐसे होंगे, 100 नोड ऐसे होंगे जो इंस्ट्रूमेंट ब्लॉकचेन के ट्रांजेक्शंस को वेरीफाई करेंगे, और उसके वेरीफाई के बदले में जो एडवांटेज मिलता है, जो माइनिंग रिवॉर्ड का एडवांटेज मिलता है वो, और जो गैस फी का एडवांटेज मिलता है वो, क्योंकि जब भी कोई आप ट्रांजेक्शन करते हो तो उसमें गैस फी भी कटती है और नया ब्लॉक जनरेट होता है। तो नया ब्लॉक जनरेट पे जो जो कॉइन प्रोड्यूस होता है और जो गैस फी के रूप में जो कॉइन निकल के आते हैं, तो वो दोनों मिला के ये किसको डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये जो वैलिडेट करते हैं उस ट्रांजेक्शन को उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो ऐसे ही जो 100 वैलिडेटर्स होंगे ये सारे लोग मिलके मिस्टरमेंट के ब्लॉकचेन के ट्रांजेक्शंस को वेरीफाई करेंगे, और जितने भी ट्रांजेक्शंस वो एक दिन में वेरीफाई करते हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इन 100 वैलिडेटर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें की गई है, तो हम बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ ये संख्या है। ठीक है, इसके बाद हमने एक इसमें एक वैलिडेटर बनने के लिए, जैसे इथेरियम में आपको अगर इथेरियम का अगर आपको वैलिडेटर बनना है, इथेरियम की माइनिंग करनी है आपको,
तो आपको 32 इथेरियम मिनिमम स्टैक करने पड़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही सेम यहाँ पे हम जो भी अगर मिस्टर मिंट ब्लॉकचेन का जो वेल्डर बनना चाहता है तो उसको कम से कम मिनिमम 5 लाख मिस्टर मिंट टोकन को स्टैक करना होगा, तभी वो वेल्डर बन पाएगा, ठीक है। लॉकिंग पीरियड इसका 1 ईयर रहेगा, क्योंकि अगर कोई वेल्डर बनता है तो ये अमाउंट वो कभी भी विड्रॉल कर सकता है, मतलब आने वाले फ्यूचर में, लेकिन हाँ वो 1 साल के लिए वो लॉक रहेगा। उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, वो रीजंस ये होते हैं क्योंकि आपके जो ब्लॉकचेन पे जितने भी ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं उसको वेरीफाई कौन करते हैं, वेल्डर्स करते हैं, जैसा अभी हमने समझा। अब कल को सपोज करो और वैलिडेट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आपको अपने नोड को 24 आवर्स रन करना पड़ता है, उसका पूरा मेंटेनेंस देखना पड़ता है, ठीक है। अब अगर सपोज करो हमने ये लॉकिंग पीरियड नहीं रखते हैं और जो वेल्डर आते हैं वो कल को किसी भी रीजन से अपने सर्वर को आप नहीं रख पाते हैं या वो अनस्टैक कर लेते हैं, तो फिर जो ब्लॉकचेन है उसको वो ऑपरेट कैसे होगा। तो इसीलिए 1 साल तक हम चाहते हैं कि वो प्रॉपर ऑपरेट हो। 1 साल तक लोगों का जो अमाउंट है, जो वेल्डर का जो स्टैक है वो स्टैक रहेगा। 1 साल बाद वो अपने अमाउंट को अनस्टैक कर सकते हैं, जिस टाइम चाहे उस टाइम। जैसे ही वो अमाउंट को अपने अनस्टैक करेंगे तो उनको जो रिवॉर्ड का जो एडवांटेज मिल रहा है, जो गैस फी का एडवांटेज मिल रहा है, वो मिलना बंद हो जाएगा। तो ये इसीलिए हमने इस लॉकिंग पीरियड को 1 ईयर रखा हुआ है। और ये जो प्रोग्राम हम लॉन्च करने वाले हैं 26 जनवरी को जो लॉन्चिंग हो रहा है, हमारा जो ब्लॉकचेन का वैलिडेटर प्रोग्राम जो लॉन्च करने वाले 26 तारीख को, इसका जो ड्यूरेशन रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ 30 दिन का रहेगा, 1 महीने का। इससे ज्यादा हम इसको नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये हमें मालूम है कि ये जो ब्लॉकचेन हम जो लॉन्च करने वाले हैं उसके जो वेलिडेटर्स के लिए बहुत सारे रजिस्ट्रेशन होने वाले हैं, पूरे वर्ल्ड से, पूरी कम्युनिटी में हर जगह से होने वाले हैं। और सिर्फ यूजर नहीं होते हैं, आप देखोगे ब्लॉकचेन के जो वेलिडेटर होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज भी होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो क्या करते हैं कि एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके और वो लाइफ टाइम तक उसका रिवॉर्ड लेते रहते हैं। एक उनका आरओआई जनरेट होता रहता है एनुअली, ठीक है। तो देखा होगा, जैसे आप देखोगे कई सारे जो ब्लॉकचेन, इसमें ट्रॉन ब्लॉकचेन का एडवांटेज होगा, तो ट्रॉन ब्लॉकचेन के आप देखोगे वेलिडेटर्स में, तो उसमें बाइनेंस जैसी कंपनी ने अपना वेलिडेटर, ठीक है, कई बड़ी बड़ी कंपनी जैसे चेन लैब्स है और बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं जो कहीं ना कहीं इन ब्लॉकचेन पे एज ए वैलिडेटर अपना स्टैक रखती हैं और उसका एडवांटेज वो लोग लेते रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में कई सारे कंपनीज भी पार्ट लेंगे, कई सारे इन्वेस्टर्स भी पार्ट लेंगे और एज ए यूजर भी पार्ट लेंगे। डिपेंड करता है कौन अपने डेलीगेट्स को, अपनी कम्युनिटी को वहाँ पे स्टैक कर पाता है, कौन डेलीगेट्स को पहले लेके आता है, कौन इस मिनिमम स्टैकिंग अमाउंट को टच करता है, वही लोग टॉप 100 वेलिडेटर्स में ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ 30 डेज का है। 30 डेज बाद ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा और जितने भी जो रिक्वेस्ट आएंगी उनमें सेलेक्ट किया जाएगा टॉप 100 को बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया जो मैंने अभी आपको बताया, और बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया वो 100 लोग वेलिडेटर बन जाएंगे और ब्लॉकचेन के रिवॉर्ड का एडवांटेज वो लेना स्टार्ट कर देंगे। और ये एडवांटेज वो लाइफ टाइम तक ले सकते हैं, इसकी कोई पीरियड नहीं है कि भैया 1 साल ले पाएंगे, 2 साल ले पाएंगे, कोई लिमिट नहीं है। वो इसका एडवांटेज लाइफ टाइम तक ले सकते हैं जब तक वो अपने अमाउंट को स्टैक कर सकते हैं। जैसे जिस दिन वो अपने अमाउंट को अनस्टैक करेंगे तो वो एडवांटेज मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम का ड्यूरेशन 30 डेज है। नेक्स्ट, ये कुछ डेटा है जो हमने डेटा को निकाला है। ये एक प्रोजेक्टेड डेटा है, क्योंकि हम जो ब्लॉकचेन पे काम कर रहे हैं हमने इसको बहुत जिस तरीके से इसकी एल्गोरिथम्स को डिजाइन किया है, जिस तरीके से इसमें ब्लॉक जनरेट हो रहे हैं, तो इसका जो ड्यूरेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 5 सेकंड होगा। हम और कोशिश कर रहे हैं इसको और थोड़ा सा अपडेट किया जाए और फास्ट किया जाए, बट अभी ये प्रोजेक्टेड नंबर है कि हम आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बताना चाह रहे हैं कि अगर कोई एज ए वेलिडेटर इस प्रोग्राम में हिस्सा है या एज ए वेलिडेटर बनता है तो उसको क्या एडवांटेज मिलेगा, उसका क्या बेनिफिट्स होंगे। तो बस वो समझाने के लिए हम आपको सिर्फ एक नंबर्स पे बात कर रहे हैं। आप इसको एग्जैक्ट नंबर मत समझिएगा, क्योंकि ये नंबर्स वेरी करेगा, ये नंबर्स वेरी करेगा, उसके मल्टीपल फैक्टर्स होंगे, क्योंकि ब्लॉक टाइम की स्पीड कितनी होगी उस पर वेरी करेगा, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस पर सेकंड कितने हो रहे हैं उस पर वेरीफाई करेगा, क्योंकि अभी हमारा जो 24 आवर का जो ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है जो आज है, हो सकता है कि आने वाले समय में वो बढ़ता जाएगा, चेंज होगा, वेरी करेगा। तो जब वो वेरी करेगा तो ये सारा जो डेटा है ये भी वेरी करेगा। तो आप इसको कभी भी फिक्स नंबर मत समझिएगा। मैंने जस्ट अभी करंट स्टेट्स के नाम, करंट जो डेटा है हमारा, उसके बेस पे मैंने कैलकुलेशन निकाला हुआ है कि ये रफली कैलकुलेशन है। इसके अकॉर्डिंग होंगे, ब्लॉक का टाइम हमारा 5 सेकंड रहेगा, हर 5 सेकंड में एक नया ब्लॉक बनेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से डेली जो ब्लॉक जनरेशन होंगे वो 17,280 ब्लॉक्स पर डे जनरेट होंगे। पर ब्लॉक
2.3 MNT जनरेट होंगे, ठीक है। ये एवरेज निकाला है। ये एवरेज मतलब ये मैं समझ कि स्टार्टिंग में इतना होगा, हो सकता है स्टार्टिंग में ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि सपोज करो हम मान के चलते हैं जैसे बिटकॉइन की हाल्विंग होती थी, बिटकॉइन में जब पहले जो रिवॉर्ड मिलता था वो ज्यादा मिलता था, ठीक है। फिर हाल्विंग हुई, हाल्विंग के बाद क्या हो गया कि थोड़ा सा ब्लॉक का जो जनरेशन टाइम वो कम कर दिए गए। नेक्स्ट हाल्विंग हुई, उसमें और कम कर दिया गया। तो बिटकॉइन का जो हर हाल्विंग के बाद उसका जो जनरेशन टाइम था वो पर ब्लॉक वो कहीं ना कहीं कम होते गए। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी मैकेनिज्म बनाया गया है कि हर एक पीरियड के बाद हाल्विंग हाल्विंग तो नहीं होगी, मैं इसको बोलूंगा हाल्विंग जैसा एक मैकेनिज्म होगा यहाँ पे जो काम करेगा। इसमें हर एक पीरियड के बाद वो प्रोसेस होगी, ठीक है। उस प्रोसेस के बाद जो ब्लॉक जनरेशन का जो स्पीड है वो कम होता जाएगा, बट आप देखोगे प्राइस बढ़ती जाएगी तो उसका इम्पैक्ट उतना ही पड़ता है। देखो जैसे पहले बिटकॉइन को जो लोग जब बिटकॉइन की प्राइस बहुत कम थी तो उस टाइमिंग पे ज्यादा ब्लॉक जनरेट होते थे, तो उनको जो आरओआई निकलता था वो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा आज निकल पड़ गई है, भले ही वो जनरेशन ब्लॉक कम हो गए हो। तो वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल रेशियो में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो डेटा नंबर वही निकल के आता है, बट डिपेंड करता है ये कि आपकी कॉइन की प्राइस कहाँ जा रही है, और दूसरा कि आप जो प्रोसेस हो रही है हल्विंग की उसके बाद कितना ब्लॉक्स जनरेट हो रहा है और उसकी स्पीड क्या हो रही है, ठीक है। तो उसके बेस पे वो डेटा वेरी होता जाएगा। तो हमने ये 2.3 MNT बताया है ना, ये ओवरऑल एवरेजिंग बताया है। एवरेजिंग कि अगर मतलब सपोज करो ये हालिंग प्रोसेस होती रहेगी समय के बाद, बट एवरेजिंग ये आएगा 2.3। लेकिन अगर स्टार्टिंग की बात करोगे तो स्टार्टिंग जो फर्स्ट जब लॉन्च किया जाएगा तो ये नंबर्स कई ज्यादा हो सकते हैं, ज्यादा ही होंगे, डेफिनेटली ज्यादा होंगे, और ये एवरेजिंग होता जाएगा। तो मैंने ये एवरेजिंग नंबर निकाला है 2.3 MNT। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे टोटल रिवॉर्ड्स पर डे आपको 41,095 41,095 एक रफली नंबर है जो निकाला गया है। इस नंबर के बेस पे इतने रिवॉर्ड्स पर डे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो अगर 100 डेलीगेट्स 100 वैलिडेटर इसमें हमने डिफाइन किया है तो पर वैलिडेटर आपको 410 MNT डिस्ट्रीब्यूट होगा हर वैलिडेटर को, और ये वेरी वेरी करेगा उनके नंबर ऑफ डेलीगेट्स के बेस पे। जिसके पास जितने ज्यादा डेलीगेट्स होंगे उसके बेसिस पे ये नंबर भी करेगा। तो जस्ट एक ये नंबर है जो मैंने आपको बताया है। ये जो एडवांटेज है ये आपको मिलने वाला है। तो आप सोचो 410 MNT जो जनरेट हो रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं वैलिडेटर और डेलीगेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था कि आपको एज अ वैलिडेटर बनना है, बट आपके पास 5 लाख MNT स्टैक करने के लिए नहीं है। तो आपने क्या करा कि आपने वैलिडेटर बनने के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि आप जो भी MNT स्टैक होल्डर है उनको बोलोगे कि आप मेरे प्रोग्राम में आप ज्वाइन करो, मुझे वोट करो, ठीक है। वोट का मतलब है 1 MNT मतलब 1 वोट, ठीक है। अगर कोई 1 MNT स्टैक कर रहा है तो मतलब आपको 1 वोट मिला है। अगर कोई 10 MNT स्टैक कर रहा है मतलब आपको 10 वोट मिले हैं। अगर कोई 100 MNT स्टैक कर रहा है मतलब आपको 100 वोट मिले हैं। तो इसी तरीके से आपको वोटिंग करवानी है, आपको MNT को स्टैक करवाना है। आपकी सपोज करो मैं हूँ, मैं एज ए वेटर के लिए अप्लाई किया और मैंने बोला कि मेरी कम्युनिटी में जो भी लोग हैं, मेरे पास 100 लोग हैं, मैंने 100 लोगों को बोला कि भाई आप मेरे इसमें आप स्टैक करो, ठीक है। मेरे पास जो भी रिवॉर्ड आएगा उसका एडवांटेज आपको भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि मेरे जो टीम है, टीम बोलो या मेरे नेटवर्क में जुड़े हुए लोग बोलो, जो मेरे डेलीगेट्स बोलो, ठीक है। तो लॉन्च होगा तो इसमें प्रॉपर आपको दिखेगा, आपको पूरा एक एप्लीकेशन होगा जहाँ पे आप एज ए बिल्डर के लिए अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। वहाँ पे फिर आपको आपके आपके ऐसे ही मल्टीपल लोगों ने अप्लाई किया होगा, ठीक है। मैंने अप्लाई किया, राजेश सर है उन्होंने अप्लाई किया, प्रमोद सर है उन्होंने अप्लाई किया, और भी ऐसे कई सारे लोग होंगे जो अप्लाई कर रहे होंगे। अब एज ए डेलीगेट्स उनके पास सारे वेटर्स दिख रहे होंगे उनके पास, जैसे वेटर A B C D। तो वो अपने अकॉर्डिंग उस वेलिटर में वोट कर सकते हैं। किसी ने सपोज करो राजेश सर है वेलिटर है तो उनके इसमें 10 MNT स्टैक कर दिया, प्रमोद सर है उसके इसमें 20, किसी और यूजर ने 20 MNT स्टैक कर दिया, किसी ने 50 MNT कर दिया, किसी ने 1000 कर दिया। तो ऐसे ही अलग अलग जितने भी वेलिटर होंगे उनको जो यूजर है, जो MNT स्टैक होल्डर है, वो कहीं ना कहीं स्टैक करके वोटिंग करेंगे। और एट द एंड देखा जाएगा जिसके पास ज्यादा वोटिंग होगा वो इस वैलिडेटर प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे, ठीक है। अब इसमें जो वैलिडेटर है, क्योंकि वैलिडेटर को क्या करना पड़ रहा है, वैलिडेटर को बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जब ब्लॉकचेन मैननेट का लॉन्च हो जाएगा तो उसको एक नोड सेटअप करना पड़ेगा, और उस नोड को चलाने के लिए उसको एक सर्वर चाहिए होगा, एक क्लाउड सर्वर चाहिए रहेगा, ठीक है। क्लाउड सर्वर एक छोटा सा मतलब सिंपल कंप्यूटर पे भी कर सकता है वो, एक क्लाउड सर्वर चलाना होगा, उसको ऑपरेट करना होगा। तो उसको उस सर्वर को 24 आवर्स रनिंग करना होगा,
ठीक है, और उसको एक EXE फाइल आती है, वो डाउनलोड करके, मतलब एक नोट सेटअप होता है, वो नोट सेटअप की प्रोसेस होती है जो प्रॉपर बताया जाएगा, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, हमारी सपोर्ट टीम होगी जो उनको प्रॉपर बताएगी, गाइड करेगी कि आपको नोट सेटअप कैसे करना है, वो सारा गाइडेंस मिलेगा आपको टीम की साइड से। तो वो जो नोट सेटअप कर लेंगे, तो अब एज ए वैलिडेटर बन गया। अब जो उसके टीम में डेलीगेट्स लोग हैं जिन्होंने स्टैक किया हुआ है, तो जो भी डेली का रिवॉर्ड्स मिल रहा है, 410 MNT मिल रहा है, तो उसमें से 1% वैलिडेटर को जाएगा, और बाकी का जो परसेंटेज है, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया कि 30% मिल रहा है वैलिडेटर को, ठीक है, 410 MNT का 30% वैलिडेटर को मिल रहा है, और जो 70% है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इन लोगों में जिन डेलीगेट्स ने MNT को स्टेक किया हुआ उसका पूरा। सपोज करो किसी ने 100 MNT स्टेक किया है, किसी ने 500 किया है, किसी ने 1000 किया है, किसी ने 1 लाख किया है, तो बेस्ड ऑन देयर स्टेकिंग अमाउंट, उनके प्रोफेशनल अमाउंट के अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा, जो भी रिवॉर्ड डेली का मिल रहा है। तो ये रिवॉर्ड जो है ये डेली बेसिस पे मिलेगा, डेली बेसिस पे नहीं, पर ब्लॉक जनरेशन में मिलेगा। ये ब्लॉक जनरेशन जो हो रहा है ये भी मिलेगा, प्लस इसके साथ में जो गैस फी है वो गैस फी भी इसमें मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इसमें आपको दोनों तरीके से एडवांटेज मिल रहे हैं। जो ब्लॉक जनरेट हो रहे हैं उन ब्लॉक के थ्रू जो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है वो, प्लस गैस फी के माध्यम से भी आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। ठीक है, सॉरी मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा काफी लंबे समय से बात कर रहा हूँ। इस बीच में राय सिंह, अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप प्लीज बोल सकते हैं, या जो भी फीडबैक लेना चाहते हैं कम्युनिटी से कि अभी तक यार लोगों को कितना समझ में आया कितना नहीं आया, तो आप फीडबैक ले सकते हैं। मैं बस 30 सेकंड या 1 मिनट का ब्रेक लूंगा। सर बिल्कुल, अभी जो फीडबैक आया है कम्युनिटी से, मेरे काफी लोगों ने मैसेज किया है कि राहुल सर जैसा स्पीकर नहीं हो सकता, और जिस तरह से आपने अरे सर ये तो आप लोग का प्यार है। एक चीज को जिस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, जिस तरह से समझा रहे हैं, एक एक पॉइंट को जिस तरह से क्लियर कर रहे हैं, ये लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, और डेफिनेटली उसको फॉलो भी करते हैं, काम इस तरह से लोग कर रहे हैं। तो काफी लोगों का जो फीडबैक मोबाइल में मैसेज कर रहे हैं, कुछ लोग इसमें मैसेज कर पा रहे हैं, तो यही बोल रहे हैं कि सर बहुत क्लियरली और एक एक चीज क्लियर हो रही, लोगों को समझ में आ रही है। तो परफेक्ट चल रहा है सर, कोई वो नहीं है, और आप जिस तरह से ले रहे हैं एकदम परफेक्ट है, स्पीड एकदम सही है, लोगों पॉइंट्स क्लियर आ रहे हैं, क्लियर समझ में आ रहे हैं। मैं चाहूंगा और ज्यादा से ज्यादा लोग फीडबैक शेयर करें। मैं क्योंकि इस वेबिनार का मोटिव भी यही है। इस वेबिनार में आज राइस जी कितने लोग हैं? आई बिलीव के ऑलमोस्ट 10,000 लोग हैं, या जितने भी लोग हैं। मैं चाह रहा हूँ कि हर कोई यूजर एक एक चीज को समझ पाए। मेरा मोटिव ही यही है, क्योंकि आपको समझना होगा इंस्ट्रूमेंट का विजन क्या है। ये मत समझो कि बस एक नेटवर्किंग कंपनी है, MLM कंपनी है, कब तक चलेगी कब तक नहीं चलेगी, कब तक रिवॉर्ड मिलेगा स्टेटमेंट में, नहीं भाई, हम एक लॉन्ग टर्म विजन पे काम कर रहे हैं। आपको समझना होगा कि हम फंडामेंटली काम कर रहे हैं। जिस तरीके से प्रमोद सर हर इवेंट में बोलते आए हैं, भैया हम फंडामेंटली काम कर रहे हैं। तो फंडामेंटल का मतलब क्या होता है भाई? फंडामेंटल इकोसिस्टम होता क्या है? आपकी प्लानिंग क्या, आपका रोड मैप क्या है, आप कैसे अपने इकोसिस्टम को स्ट्रांग बना रहे हो, कैसे एक ब्लॉकचेन जब कोई प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होता है तो ब्लॉकचेन का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तो वो समझना आप सभी लोगों को बहुत जरूरी है। जिसकी वजह से आप लोगों के अंदर जो एक छोटा शंका रहता है, छोटा सा डर रहता है, वो आप लोग दूर कर पाओगे उसको, और 100% अपना डेडिकेशन दे पाओगे। क्योंकि जब तक कोई एक शंका या डाउट रहता है ना, आप अपना 100% नहीं दे सकते हो। अगर मुझे किसी चीज में कोई डाउट 1% का, मैं अपना 100% नहीं दे पाता। तो मैं चाहता हूँ इस कम्युनिटी में जितने भी लोग हैं, खासकर इंस्ट्रूमेंट कम्युनिटी में, आप लोगों ने आज तक आंख बंद करके विश्वास जताया है, भरोसा किया है। बट मैं चाहता हूँ कि आंख बंद करके नहीं, जो भी और एंड यूजर के लोग हैं वो बिल्कुल समझ के भरोसा जताओ। 1% का डाउट नहीं होना चाहिए कि यार मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, जुड़ा हूँ, इसका फ्यूचर क्या है। ये ऐसा तो नहीं कि एक समय के बाद इसका बंद तो नहीं हो जाएगी। इससे क्या होता है ना, कभी कभी प्राइस डाउन जाता है, ठीक है, तो लोगों को डर आ जाता है, यार प्राइस डाउन जा रहा है, पता नहीं क्या होगा, ये प्राइस में क्रैश तो क्या होगा। तो भाई आपको समझना होगा कि प्राइस डाउन जाता है या ऊपर जाता है, तो ये एक लाइफ साइकिल है किसी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री की। आप बिटकॉइन को उठा के देख लो, का हाईएस्ट जब 68,000 गया था, उसके बाद जब वो नीचे आया तो 15,000 पे आया। अब 15,000 जब वो आया था तो लोगों के अंदर, सबसे ज्यादा जो मेजर लोगों के अंदर डर बैठ गया था, भैया 15,000 आया, पता नहीं यहाँ से और नीचे खत्म ना हो जाए। समझदार लोग थे, जो टेक्नोलॉजी को समझते थे, जो बिटकॉइन को समझते थे, जो ब्लॉकचेन को समझते थे, उन्हें पता था कि ये सही टाइम है, ये राइट टाइम है इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का। उन्होंने $15,000 पे बाइंग किया। आज बिटकॉइन देखो $1,00,000 को क्रॉस कर गया है।
आप सोचो, जिन्होंने $15,000 महीने भी नहीं हुए, $15,000 पे जिन लोगों ने बाय किया था, आज $1,00,000 से ऊपर हो गया है, उनका रिटर्न सीधा 6 टाइम्स हो गया। तो ये अपॉर्चुनिटी होती है लोगों को। अब मेजर लोगों ने डर किया था, वो अपॉर्चुनिटी खो बैठे। उन्होंने इवन सेल, जिन्होंने 60,000 में खरीदा था, जो 15,000 में सेल कर दिया होगा, किसी ने 20,000 में सेल किया होगा, उनको क्या हुआ? लॉस हुआ। लेकिन जिन लोगों ने या तो होल्ड करके बैठे रहे, या जिन लोगों ने 15,000 पे और बाइंग कर ली और आज 1 लाख पहुंच गया, इस पे सेल करेंगे, तो उनको कहीं ना कहीं प्रॉफिट में है, ठीक है, और कई अच्छे प्रॉफिट में है। तो सिमिलरली ये क्रिप्टो इंडस्ट्री है ना, ये भी एक लाइफ साइकिल पे काम करती है। इनका भी पूरा लाइफ साइकिल होता है, अप जाते हैं, डाउन जाते हैं, ठीक है, एज पर द मार्केट सिचुएशन, एज पर द सेंटीमेंट्स, एज पर द मार्केट न्यूज, चीजें होती रहती हैं, एज पर द प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट होता रहता है। ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट जो इकोसिस्टम है, ये भी एज पर द सेंटीमेंट्स, एज पर द मार्केट सिनेरियो, एज पर द सिचुएशन, क्योंकि किस कंपनी में चैलेंज नहीं आते हैं, किस कंपनी में प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। अब फेज 1 से फेज 2 स्टेटमेंट में आया, रिवॉर्ड कम हो गया, भैया यही बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। तो मेरे नजर में चैलेंज नहीं है, ये तो एक लॉन्ग टर्म, अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट को लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है, तो आपको उसको बैलेंसिंग बना के चलना पड़ेगा। आप सोचो कि हाई रिटर्न आप रिवॉर्ड देते रहोगे, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक समय आएगा कि आप एग्जॉस्ट हो जाओगे। तो आपको अगर अपने रखना है, तो आपको सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं। ये हार्डकोर डिसीजन होते हैं कम्युनिटी वाइज, लेकिन आपको लेना पड़ता है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखना है, आपको इंस्टेंट नहीं देखना है। बट एज ए यूजर हम क्या होते हैं ना, हम इंस्टेंट देख लेते हैं कि यार अभी तो इतना मिल रहा था, अब कम हो गया, अब क्या होगा, मतलब कंपनी क्या कर रही है, मतलब लॉस में जा रही है क्या? नहीं, लॉस में नहीं जा रही है, कंपनी लॉन्ग टर्म सोच रही है। रिवॉर्ड का जो परसेंटेज इसलिए कम जा रहा है कि मार्केट में जो सर्कुलेशन है उसको बैलेंस किया जाए। ऐसा नहीं कि हायर देते जाओ, कल को एडजस्ट हो जाए, खत्म हो जाए। हमको लॉन्ग टर्म विजन में जानना है। तो ये सारे नेसेसरी स्टेप्स होते हैं, ये प्री प्लान होते हैं, ऐसा नहीं कोई रैंडमली हुए होते हैं। तो ये सब प्री प्लान होते हैं। तो अब उसके अकॉर्डिंग अगर हम थोड़ा सा, जो हमारे अंदर डर आता है, वो डर को मैं निकालना चाहता हूँ। इसीलिए मैं आज ये वेबिनार कर रहा हूँ कि भाई आप लोग समझो कि ये डर आपको निकालना ही होगा। हम लॉन्ग टर्म विजन में काम कर रहे हैं। मैं आज यहाँ बैठा हूँ, ये कंपनी किसी भी लेवल पे कभी भी क्रैश नहीं होगी, कभी भी हमारा कंपनी बंद नहीं होगा, ये मैं आपको आज प्रॉमिस कर रहा हूँ। ये कंपनी इतिहास रचने वाली है, हम पूरे वर्ल्ड में एक नाम करने वाले हैं, और ये बनाएंगे। तो उसके लिए चैलेंजेस भी आएंगे, उसके लिए मार्केट सेंटिमेंट चेंज होंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम डर के मारे हम काम करना छोड़ दें या हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाए। नहीं, हमको हमेशा किसी भी सिचुएशन में रहना होगा, और अपने जो विजन है, अपना जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य की ओर हमेशा बढ़ते रहना होगा। अगर आप अपने पर फोकस करते रहोगे, जो आपने प्लान किया उस पर काम करते रहोगे, ठीक है, मार्केट में जो भी हो रहा है, सेंटीमेंट जैसे भी है, प्राइस कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, वो आपके लिए मैटर होने नहीं चाहिए। आपके लिए मैटर होना चाहिए आपका लक्ष्य, आपका विजन। आपने जो रोडमैप बनाया है, वो रोडमैप पे आप काम करते रहो। अगर वो आप करते रहोगे, मैं यकीन दे रहा हूँ कि टाइम लग सकता है, लेकिन आपको सक्सेस जरूर मिलती है। आप जो करना चाहते हो, जो गोल आप लेके चल रहे हो, वो जरूर अचीव होता है। बस आप कोई भी शंका, कोई भी डर के साथ कोई काम करो, आपका जो भी रोड मैप है, आप 100% ट्रस्ट करके काम करो। और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अंधविश्वास में काम करो, आप चीजों को अंडरस्टैंड करते हुए काम करो। आज इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग भी, आपके नीचे भी जो भी लोग होंगे, आपकी कम्युनिटी में जो भी लोग होंगे, आप सेम चीज उनको कन्वे करो। पहले तो वो कन्वेंस आपके अंदर होना चाहिए, आपको वो समझ होनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कंपनी काम किस लेवल पे कर रही है, इसका फ्यूचर क्या है, इसका विजन क्या है। वो विजन आपको भी कनेक्ट करना चाहिए, वो आपको विजन आपको सिंक होना चाहिए उस विजन से, जिससे हम लोग सेम पेज पे आ पाएंगे, हम लोग सेम कॉन्फिडेंस पे काम कर पाएंगे। आज जिस कॉन्फिडेंस के साथ हम काम कर रहे हैं, जिस कॉन्फिडेंस के साथ जो इतने भी जो टॉप लीडर्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, इनके अंदर कभी डर देखा है आपने? ये कभी कभी बोलते हैं कि नहीं मुझे भी डर लग रहा है, आप कभी सुना है क्या? केवल वो लोग जो डर, उन लोगों के में डर आता है जो कंपनी के विजन को मैच नहीं कर पाते हैं, या कंपनी की चीजों को समझ नहीं पाते हैं, उसका रोडमैप क्या, उसका विजन क्या है। अगर आपने कंपनी का विजन समझ लिया, अगर आपने रोडमैप समझ लिया, तो आप डेफिनेटली यकीन मानो, आपके अंदर जो भी एक छोटा सा परसेंटेज का डर आता है, या जो भी आता शंका आता है, ये नहीं आएगा। आप 100% तरीके से काम कर पाओगे। और ये मेरा दावा है कि अगर आप 100% तरीके से, हम जितनी भी कम्युनिटी काम कर रहे हैं और हम 100% एक्शन काम करते रहे, तो वर्ल्ड में बहुत जल्दी, बहुत कम समय में हम एक वर्ल्ड में अपना नाम बना पाएंगे। विस्टम प्रोजेक्ट एक, कहते ना, टॉप क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट में जाना जाएगा। ठीक है, जैसे पॉलीगन ने नाम बनाया है, वही नाम हम बना पाएंगे। और हम तो उससे भी आगे का सोच रहे हैं, क्योंकि कोई भी रिकॉर्ड बनता है टूटने के लिए बनता है। पॉलीगन ने रिकॉर्ड बनाया है, हम उसको भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। ठीक है, तो हमें अच्छा लगेगा, ये हेल्दी कंपटीशन है, होना चाहिए। बट उसके लिए हमें हमारा रोड मैप, हमारा फोकस भी काम करना चाहिए, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डर, वो काम करते रहना है। तो मेरा इस वेबिनार से यही एजेंडा है कि आप लोग मुझे
मुझे कोई लालच नहीं है कि आप लोग इस प्रोग्राम में आओ ज्वाइन करो, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो वैसे भी ऑपरेट करेगा भाई, कंपनी भी अपने लेवल पे नो सेटअप करके इसको ऑपरेट कर सकती है। कई सारे इन्वेस्टर्स है वर्ल्ड में, कई सारे इन्वेस्टर्स हैं जो जुड़ना चाहते हैं इंस्ट्रूमेंट में, वो इन्वेस्टर्स ही इसमें पार्ट ले लेंगे। हमको कोई लालच नहीं है कि आप लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बनो। और इस वेबिनार का मकसद भी, जो इवेंट में मैं हर इवेंट में जो बताता हूँ इस प्रोग्राम के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में, हमारा कोई मकसद नहीं है, कोई मोटिव नहीं है कि आप लोग इस प्रोग्राम को ज्वाइन करो, 1% भी नहीं है। ये ब्लॉकचेन तो चलेगा, ये ब्लॉकचेन तो नोड 100 नोड्स हैं, वो तो कोई भी नोड इन्वेस्टर आके जुड़ जाएगा, या हम अपने कंपनी लेवल पे भी नोड सेटअप करके इसको चला सकते हैं, ब्लॉकचेन ऑपरेट होगा। हम सिर्फ ये चीज आप लोग के सामने इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग कंपनी का विजन समझ पाओ कि कंपनी के जो ब्लॉकचेन लाने से हम कितना बड़ा इम्पैक्ट ला पाएंगे मिस्टर इकोसिस्टम में, हमारी कंपनी की ग्रोथ क्या होगी, हमारे मार्केट कैप वॉल्यूम कहाँ पहुंचेगा, हमारा प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीजें समझाने के लिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ, बाकी और कोई पर्पज नहीं है। आपने देखा होगा जब हम स्पोर्ट्समैन लेके आए थे, स्पोर्ट्समैन में हमने प्री सेल का क्लब लॉन्च किया था। हमारा कोई मोटिव नहीं था कि उसमें हम चाहते थे कि लोग उसमें क्लब को परचेज करें, हमारा कोई लालच नहीं था उसमें। हम सिर्फ अपॉर्चुनिटी दे रहे थे कि भाई हमने तो वो ओपन प्लेटफॉर्म बनाया सबके लिए, क्योंकि भी हो आप लोगों ने भरोसा जताया स्टार्टिंग से, तो आप लोग भी उसका एडवांटेज ले पाओ, क्योंकि वो भी एक एडवांटेज है। आप देखोगे जिन लोगों ने क्लब परचेज किया हुआ स्पोर्ट्समैन में, उनको उसका रिवॉर्ड लाइफ टाइम मिलेगा, और वो इतनी बड़ी अर्निंग कमाएंगे ना, जो मतलब वो लोग याद रखेंगे कि यार हमने किस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। लेकिन जब आपको लॉन्ग टर्म इंसेंटिव चाहिए, लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड चाहिए, तो उसके लिए समय लगता है, वो आपको इंस्टेंट नहीं मिलता है। अगर आपको सिर्फ फिक्स रिवॉर्ड चाहिए, फिक्स अर्निंग चाहिए, तो वो आपको इंस्टेंट मिल सकता है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो सेम स्पोर्ट्समेंट, आपने देखा होगा स्पोर्ट्समेंट, आज हम कोई नहीं बोलता है कि आप क्लब परचेज करो, कुछ भी करो, क्योंकि हमारा मोटिव क्लब सेल करना था ही नहीं। हमारा मोटिव स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की कंपनी को टारगेट करना था, हमें कम्युनिटी बढ़ाना है, हमें यूजर बेस बढ़ाना है। उसी एजेंडा के साथ में हम ब्लॉकचेन को लेके आने वाले हैं। इस ब्लॉकचेन को हम जो लाने का पर्पज है, एक तो हमारा फंडामेंटल इकोसिस्टम स्ट्रांग होगा, हमारा खुद का ब्लॉकचेन होगा, हम दूसरे ब्लॉकचेन पे डिपेंड नहीं रहेंगे। हम जो भी गैस फी पे हो रही है, जो हम आज बीएनबी में पे करते हैं दूसरे ब्लॉकचेन को, वो हमारे खुद के पास आएगी, तो एक कंपनी का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू मॉडल होगा। दूसरा, हम इस ब्लॉकचेन पे दूसरे प्रोजेक्ट्स को ऑनबोर्ड कर पाएंगे। आपको सपोज करो, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर हमने 100 प्रोजेक्ट को भी ऑनबोर्ड कर लिया, जैसे आज बाइनेंस ब्लॉकचेन पे मिस्टर मिंट ऑनबोर्ड है, आज मिस्टर मिंट में एक्सेस वॉल्यूम हो रहा है, ये किस पे होते हैं, बाइनेंस ब्लॉकचेन पे होते हैं। जो गैस फी होती है किस पे जाती है, बाइनेंस पे जाती है। जो भी ट्रेड वॉल्यूम बढ़ रहा है किसका बढ़ रहा है, बाइनेंस का बढ़ रहा है, ठीक है। ऐसा, अब ऐसे मिस्टर मिंट जैसे कई सारे हजारों प्रोजेक्ट डिप्लॉय होंगे बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, ठीक है। तो सोचो बाइनेंस ब्लॉकचेन का आज जो बीएनबी की प्राइस इतनी हाई क्यों है, क्योंकि उनका जो डेली का जो ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है, जो मार्केट कैप है, वो बढ़ता जा रहा है, नए नए प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड होते जा रहे हैं, तो उनका वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। सिमिलर तरीके से जब हम हमारा ब्लॉकचेन लेके आएंगे, और जो मैंने बताया था ना कि हमारे टारगेट डोमेन कौन कौन थे, गवर्नमेंट लेवल, एंटरप्राइज लेवल, गेमिंग, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, जब इस इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट्स हमारे ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होंगे, और उनके हर अगर एक ब्लॉकचेन में भी उनके कुछ ट्रांजेक्शन वॉल्यूम होंगे, जैसे मिस्टरमेंट का ट्रांजेक्शन वॉल्यूम है, तो उनके जब ट्रांजेक्शन वॉल्यूम को जब मल्टीपल बल्क में आप काउंट करोगे, तो हमारा ट्रांजेक्शन वॉल्यूम डेली का इतना बड़ा होगा, जो एक गैस फी के रूप में एक बहुत बड़ा रेवेन्यू होगा, प्लस हमारा मार्केट कैप एक बहुत बड़ा होगा। मैंने लास्ट में आपको एग्जांपल देके समझाया है। अब पूरे मैं चाहूंगा आप एक लास्ट वाली स्लाइड पे आओ, मैं उसको पहले हाईलाइट करना चाहूंगा, जिसमें हमने पूरा एक बताया है कि मिस्टर मिंट ब्लॉकचेन के आने से मिस्टर मिंट इकोसिस्टम में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आप उस स्लाइड, हाँ देखो, ये एक छोटा सा, इसको फुल व्यू करो। आप देखो, हमने इसमें सिंपल समझाया है ग्रोथ कैसे होगी मिस्टर मिंट इकोसिस्टम की। अगर हमने स्टार्टिंग में 100 प्रोजेक्ट्स को ऑनबोर्ड करना, आज देखोगे लाखों प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड है, बाइनेंस स्मार्ट चेन पे हजारों प्रोजेक्ट, लाखों प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड है, पॉलीगन पे हजारों प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड है। बात नहीं है, ये तो आप सिर्फ एक साल के अंदर कर सकते हो। मैं एक साल में दिखा रहा हूँ कि अगर आप 100 प्रोजेक्ट को ऑनबोर्ड कर लेते हो, और हर प्रोजेक्ट का अगर जो ट्रांजेक्शन वॉल्यूम का अगर सिर्फ $100,000 भी है पर प्रोजेक्ट, तो आप देखोगे टोटल डेली वॉल्यूम कितना होगा, 100 इंटू 100,000 कितना हो गया, इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़।
$1 करोड़ का डेली का ट्रेड वॉल्यूम हो गया, मंथली का वॉल्यूम कितना हो गया, 30 का मल्टीप्लाई कर दो, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 30 करोड़ डेली वॉल्यूम जो हमारे पास आएगा, ये कहाँ से आएगा? दूसरे प्रोजेक्ट से आएगा। हमने हमारे प्रोजेक्ट की तो बात ही नहीं की, हमने स्टेटमेंट की बात ही नहीं की, हमने स्पोर्ट्समैन की बात ही नहीं की। ये हम बात कर रहे हैं जो दूसरे प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड होंगे मिस्टर ब्लॉकचेन पे। ये वॉल्यूम जब आएगा, इसका नेक्स्ट स्लाइड करना। तो इससे क्या आउटकम्स आएंगे? हमारा डेली का जो ट्रेड वॉल्यूम बढ़ेगा, तो ट्रेड वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेफिनेटली ट्रेड वॉल्यूम बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ रही है, पूरी डिमांड सप्लाई पे खेल कर रहा है। क्योंकि जब जो भी प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, जैसे आज आपको एमएनटी में कुछ करना होता है, ट्रांसफर करना होता है, तो आपको बीएनबी पहले लेना पड़ता है, आप बीएनबी बाय करते हो, राइट? ऐसे ही जब ये लाखों ट्रांजेक्शन, करोड़ों के ट्रांजेक्शन होंगे, तो उनको ट्रांजेक्शन करने के लिए, उनके टोकन में ट्रांजेक्शन करने के लिए वो एमएनटी को बाय करेंगे, राइट? तो एमएनटी को बाय करेंगे तो डिमांड वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये डिमांड वॉल्यूम बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? प्राइस इंपैक्ट होगा, प्राइस इंपैक्ट होगा, प्राइस इंटू मल्टीप्लाई कर लो डेली का ट्रेड वॉल्यूम, तो मार्केट कैप हमारा कहाँ जाएगा? मार्केट कैप अगर मैं सिर्फ 100 प्रोजेक्ट्स को ऑनबोर्ड कर लेता हूँ, तो मार्केट कैप हमारा $1 बिलियन में पहुंच रहा है। ये सिर्फ 100 प्रोजेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। यही हमने नंबर हम समय के साथ बढ़ाते गए, हमने 1000 प्रोजेक्ट को ऑनबोर्ड कर लिया। तो आप सोचोगे कि हम जो आप देखते हो ना कॉइन मार्केट कैप पे, टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी जिनका मार्केट कैप देखते हो आप, करोड़ों बिलियन, मतलब अरब 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 में जो जा रहा है, जो मतलब कुछ बिलियंस में जाता है जिनका मार्केट कैप, तो उन बिलियंस की लिस्ट में हम पहुंच जाएंगे। तो ये विजन है इस ब्लॉकचेन को लॉन्च करने का, क्योंकि हमको भी वहीं पहुंचना है। जो हम बात करते हैं हर मीटिंग में, अपना विजन शेयर करते हैं कि हमको भी वर्ल्ड में अपने ब्लॉकचेन को टॉप 10 में लेके आना है, इंडिया से जो रिप्रेजेंट करे उसको लेके आना है। तो उसके लिए आपको ये जो ब्लॉकचेन है, ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। हम इस ब्लॉकचेन के माध्यम से हम कई सारे प्रोजेक्ट्स को ऑनबोर्ड कर पाएंगे, और उनके ट्रांजेक्शन वॉल्यूम के माध्यम से हम हमारे मार्केट कैप को बढ़ा पाएंगे, जिससे प्राइस भी बढ़ेगी, ट्रेड वॉल्यूम भी बढ़ेगा, मार्केट कैप भी इंक्रीज होगा, और हम टॉप 10 की लिस्ट में भी आ पाएंगे। और हो सकता है कि अगर इसी तरीके से हम काम करते रहे तो हम टॉप और हाईएस्ट रैंक पे आते जाएंगे। बट वो हमारा मोटिव नहीं है कितने पे जाएंगे, हमारा मोटिव ये है कि हमें अपने रोड मैप पे काम करना है। तो उसी रोड मैप के अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं, और वही रोड मैप मैं आज आप लोगों के सामने शेयर करना चाह रहा था कि ये थोड़ा इम्पैक्टफुल होगा, ठीक है? और ये बहुत जल्दी मेननेट आ जाएगा, बहुत जल्दी। हमारी ऑलरेडी कई सारे इन्वेस्टर्स के साथ में, कई सारे लोगों के साथ में, आपने देखा होगा कि जब मैं बात करता था ना, कि मैं जब मलेशिया में होता था, वियतनाम में होता था, मैंने बताया था कि हमने कई सारे गवर्नमेंट लेवल के हमने एसोसिएशन किए हैं। वो क्यों किए हैं? वो इसीलिए किए हैं कि मलेशियन गवर्नमेंट हो गई, जर्मन गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, फिलीपींस गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट को हमने क्यों एसोसिएट किया था? क्योंकि हमारा ये फ्यूचर प्लान था कि हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करें, हम उनके प्रोजेक्ट्स को ऑनबोर्ड करें, ठीक है? आपने देखा होगा कि दिल्ली वाले इवेंट में हमारे कुछ गवर्नमेंट लेवल के लोग भी आए थे, तो वो खुल के आके मार्केट में आपको खुल के आके इवेंट पे बोल रहे हैं कि हमारे साथ हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो क्यों हम जुड़ रहे हैं इनके साथ में? क्योंकि हमको गवर्नमेंट लेवल पे काम करना। आप सोचोगे मुझे, आप उस इवेंट में, दिल्ली वाले इवेंट में कुछ गवर्नमेंट के आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारी आए हुए थे सिर्फ सुनने के लिए, भैया कि ये ब्लॉकचेन में क्या कर रहे हैं। लोग जाते हैं गवर्नमेंट के पास पिच करने, और यहाँ पे गवर्नमेंट के लोग हमको सुनने आ रहे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं हमने एक पहचान बनाई है, हमने एक ब्रांड बनाया है इस इंडस्ट्री में। लोगों को पता चल रहा है इतनी बड़ी कम्युनिटी काम कर रही है, मतलब कुछ तो है इनके पास। तो हम गवर्नमेंट के साथ भी मिलकर काम करना चाहते हैं, हम एंटरप्राइज लेवल की कंपनी से मिलकर साथ काम करना चाहते हैं, हम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के साथ काम करना चाहते हैं, हम बाकी और इंडस्ट्री जो हमने डिफाइन की उनके साथ काम करना चाहते हैं, और हम उस इंडस्ट्री के सारे प्रोजेक्ट को ऑनबोर्ड करना चाहते हैं। और जैसे जैसे प्रोजेक्ट ऑनबोर्ड होते जाएंगे, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, हमारी ग्रोथ, प्राइस की ग्रोथ बोलो, मार्केट कैप की ग्रोथ बोलो, ये समय के साथ बढ़ती जाएगी। और आने वाले 2027 तक हम टॉप 10 की लिस्ट में होंगे। ये हमारा विजन है, और मैं चाहता हूँ ये विजन हम सबका विजन होना चाहिए, मिस्टर मिंट में जुड़े हुए हर एक पर्सन का विजन होना चाहिए कि हमको 2027 तक हमारे मिस्टर मिंट को टॉप 10 की लिस्ट में लेके आना है। वर्ल्ड में एक इंडिया का नाम बनाना है कि भाई इंडिया से भी कोई प्रोजेक्ट आया जिसने आने वाले कुछ सालों में अपना नाम टॉप 10 की लिस्ट में लिख दिया, वर्ल्ड में उसकी पहचान मिले। मिस्टर मिंट का कोई भी यूजर कहीं भी जाए, वो एक अलग तरीके से उसको पहचान मिले। जैसे आज मोदी हर जगह जाता है, आज मोदी ने इंडिया की पहचान बनाई है,
तो आज इंडियन कोई जानता है, इंडियन सिटीजन की रिस्पेक्ट होती है वहाँ पे, जो पहले नहीं होती थी। आज उनको लोग मानते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो सेम ब्लॉकचेन और क्रिप्टो इंडस्ट्री में भी हमें मिस्टरमेंट का ऐसा नाम बनाना है कि मिस्टरमेंट कम्युनिटी से कोई भी यूजर अगर कहीं जा मिला, अगर बोले ना कि मैं मिस्टरमेंट कम्युनिटी का पार्ट हूँ, तो उसको वही रिस्पेक्ट, वही सम्मान मिले जो आज इंडियन सिटीजन को मिलता है। तो उस विजन के साथ हमें काम करना है। तो बाकी ये प्रोग्राम जो है, इस प्रोग्राम का क्या फायदा है, क्या लॉस है, ये समझाना मेरा मोटिव था ही नहीं इस वेबिनार से। ये सब तो हो जाएगा, ये सब चलता रहेगा, हमारा विजन है, क्लियर है, ये सब सब बट आप लोगों का जो डर है वो आपको निकालना है। आप लोगों के अंदर जो डर आता है प्राइस कम हो रही है, वो डर आपको निकालना होगा, क्योंकि एक स्टैंडर्ड लाइफ साइकिल है। आप लोग को समझना होगा, इसकी अपॉर्चुनिटी समझ के आप ग्रैब किया करो कि अगर कभी प्राइस कम हो रही है, आप इसकी अपॉर्चुनिटी समझ के उसको बाइंग करना स्टार्ट कर दो। मैं बोल रहा हूँ, आप जब भी प्राइस नीचे आ रहा है, आप इसको बाइंग करो। आपने कितनी बार देखा होगा कि मिस्टरमेंट का ग्राफ चार्ट देखना, 30 सेंट पे आता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, 50% पहुंचता है, फिर नीचे आता है। अभी देखना आपने 23 नीचे लास्ट गया, ठीक है, 23 से वापस रिकवर हो गया। तो आप सोचो, ये 23 हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। अब जो लोगों ने अपॉर्चुनिटी समझ के लिया होगा तो वो इसका एडवांटेज लेंगे, और जिन लोगों ने सेल किया होगा वो पछताएंगे। वो 100% पछताने वाले हैं, मैं दावा कर रहा हूँ इस चीज का, क्योंकि वापस से प्राइस ऊपर जाएगा। जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हम लोग अलग अलग चीज पे काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स की कम्युनिटी बढ़ रही है, ब्लॉकचेन आ जाएगा, इसकी कम्युनिटी बढ़ेगी, तो डेफिनेटली प्राइस तो बढ़ना ही बढ़ना है। बस हमको हमारे विजन पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमारे प्रोजेक्ट पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमारी खुद की स्किल पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हमारे काम करने के फोकस में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। फुली फोकस होके 100%, अगर आप मिस्टरमेंट में काम कर रहे हो ना, आप अपने आप को समर्पित कर दो। आप अपने आप को समर्पित कर दो, फुली डेडिकेटली काम करने लग जाओ। ये मैं दावा करता हूँ, यहाँ से मिस्टरमेंट की सारी कोर फैमिली से मैं दावा करता हूँ कि आपको कहीं भी मैं निराश नहीं होने दूंगा। आपको वर्ल्ड में वो पहचान दिलवाऊंगा जो पहचान आज किसी को नहीं मिली है। ये मैं आपको दावा करता हूँ। बस आप अपने आप को समर्पित कर दो मिस्टर, जिस तरीके से हम लोगों ने किया हुआ है और जो बाकी ऊपर के टॉप लीडर्स ने किया हुआ है। तो बस यही था, मैं इसी के साथ अपना सेशन क्लोज करूंगा। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने आज इतना समय दिया, आज आप लोग समय निकाल के इस इवेंट को ज्वाइन किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज इतने लोग इस इवेंट को ज्वाइन करेंगे। तो आप लोगों ने इस इवेंट को, इस वेबिनार को, एक सोचो, मैं बहुत कम ब्लॉकचेन के वेबिनार हुए हैं जिसमें इतने लोग पार्ट लेते हैं, तो हम, और हो सकता है इस समय के साथ हम और भी वेबिनार करते रहेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने सपोर्ट किया, आप लोग आए यहाँ पे, मुझे प्यार से सुना। आई होप कि आपने समझा भी होगा। बस मेरे विजन को आप लोग, हमारे विजन को समझो, इस पर भरोसा करो और आंख बंद करके इस पर विश्वास जताओ। हम लोग अगर समर्पित होकर काम करेंगे ना, तो वर्ल्ड में एक नया नाम बनाएंगे। 2027 तक आप देखोगे मिस्टरमेंट कहाँ होगा। सो थैंक यू सो मच गाइस जी, हैंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर।